ये दिस इज हाउ आई मेजर हाउ बैड थिंग्स आर इन द कंट्री। एक टाइम था जब इस सिग्नल पे बुक्स और पेन बिकती थी, अभी झंडे बिकते हैं। आप देखो, इससे पता चलता है माइंडसेट किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। इंटरनेट आने के बाद आप किसी से भी बात कर सकते थे पूरे दुनिया में, कोई भी कास्ट, क्लास, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आप किसी के साथ भी इंडल्ज कर सकते थे। हम लोग उधर ही अटके, मुझे यूएस में मेरी जात वाले से बात करा दो, घूम फिर के लोकेशन चेंज हो जाएगा, बट जात वालों से ही बात करना। आपको जॉब मांगने के लिए सरकार के पास जाना चाहिए, और आपको मंदिर मस्जिद मांगने के लिए भगवान के पास जाना चाहिए। हम मंदिर मस्जिद मांगने के लिए सरकार के पास जाते हैं और जॉब मांगने के लिए भगवान के पास जाते हैं। अगर आपके माँ बाप बीमार है तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करेंगे? वुड यू प्रेफर अ रिजर्वेशन वाला डॉक्टर और वुड यू प्रेफर अ मेरिट वाला डॉक्टर? एंड इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आपके माँ बाप मर गए और आपको माँ बाप का अंतिम संस्कार कराना है, तो आप उस पंडित से कराएंगे जो जेनरेशनली पंडित था, कि आप उससे करवाएंगे जो मेरिट से पंडित बना है? अगर आप उस पंडित से कराओगे जो उस घराने से आता है, जिन लोगों का काम ही अंतिम संस्कार कराना है, तो मुझे क्यों रिजर्वेशन के बारे में पूछ रहे हो? हमें क्राइम से प्रॉब्लम नहीं है, क्रिमिनल और विक्टिम के आइडेंटिटी से प्रॉब्लम है। क्राइम इज ओके, लोगों को लात मारने से दिक्कत नहीं है, रास्ते पे पड़े हुए नींबू मिर्ची को लात मारने से दिक्कत है। ये लोग फिर बोलता है यू आर हर्टिंग आवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हमारी आस्था आहत होती है। नया डायलॉग सीखा है ये लोग। वी आर नॉट हर्टिंग आवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, यू आर ओनली सेंटिमेंटल अबाउट रिलीजन। तुम लोग काली बिल्ली को देख के गाड़ी रुका देगा, लेकिन एम्बुलेंस को ओवरटेक नहीं करने देगा। तो तुम लोग आस्था का बात मत करो, तुम लोग इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग हैं। सब बंद, चलो ऑफ कर लिया? हाँ हाँ, पहले ही बंद कर दिया। कोई फोन कर भी नहीं रहा है वैसे मेरे को। नहीं, अब तो लोग चेस करते होंगे जब दिल्ली पता चल जाता होगा कि मासूम इज कमिंग टू दिल्ली, तो बुलाते अभी ये होंगे। सब फोन आते हैं, मेरा अकाउंट रिपोर्ट हो गया है, हमें पुलिस का फोन आया है, बताओ क्या करें। सीरियसली? हाँ, मेरे दोस्तों के ये सब फोन आ रहे हैं, हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया, बताओ क्या करें। अरे, क्या वो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं अपने चैनल पर? प्रो एंटी अभी तो अगर इन्हें पार्टी बनना है, शायद ये भी अकाउंट बंद कराना चालू करे। पता नहीं। नहीं, ये तो बीजेपी के खिलाफ ही बात कर रहे थे। अच्छा, तो मासूम ये बताइए कि आजकल मैं देख रही हूँ यूथ अपना टेलीविज़न पर लगातार लाठी खा रहा है, चाहे वो नीट एस्पिरेंट्स हों, चाहे वो CUET के हों, चाहे वो CGL के हों, चाहे वो बहुत टाइम से लेबर खा रहे हैं। रेसलर्स रहे तो रेसलर्स खा रहे हैं, हैं। मैं यही सोच रही थी कि भारत में बेटे इतनी मन्नतों से पैदा करे जाते हैं, मार खाने के लिए। मिठाई बढ़ती है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, और फिर वो भूसे की तरह भर भर के ट्रेन से बिहार से निकलते हैं, यूपी से निकलते हैं, बेंगलोर, सूरत, बॉम्बे सब जगह जा रहे होते हैं, और जो पढ़ लिख रहे हैं वो भी मार खा रहे हैं। तो सिर्फ एक ही कैटेगरी यूथ की, कांवड़ बस मार नहीं खा रहा है, वो पीट रहा है पुलिस को। बाकी तो सारे पिट रहे हैं पुलिस से। मतलब नीट वाले स्टूडेंट्स जो आत्महत्याएं तक कर रहे हैं, वो उनके लिए भी प्रोटेस्ट करने की गुंजाइश नहीं है। लाइफ का वैल्यू नहीं है। मैं अभी वीडियो देख रहा था, कोई तो लड़की बस से एक पोस्टर निकाल के बोल रही थी एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, पुलिस ने उसके हाथ से वो छीन लिया। तो प्रोटेस्ट किसके बारे में करें? इफ प्रोटेस्ट इज ऑल्सो अ पुलिस राइट, का काम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है, नेता को प्रोटेक्ट करना थोड़ी है। ये तो हम भूल ही चुके हैं। तुम हमारे टैक्स पेयर्स, तुम टैक्स पेयर के पैसे से सैलरी आती है और तुम्हें टैक्स पेयर को बचाना है, तुम्हें क्रिमिनल को अरेस्ट करवाना है। हर जगह सिटीजन ही मार खाता है, बताइए। हाँ, और नीट के स्टूडेंट्स तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे 2 साल, 3 साल, 4 साल। उन्होंने तो किसी तरफ किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दे वर इनविजिबल ऑल दीज ईयर्स प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स। इनविजिबल मतलब अंडर एज बच्चे लोग हैं। हाँ, टीनेजर्स हैं, और इन बच्चों को आप इस तरह मार रहे हैं। मैं रुका हूँ कि कोई आके इन बच्चों को भी पाकिस्तानी बोल दे। कोई तो रहेगा जो इतना नीचे गिरेगा। हाँ, कोई कश्यप, कोई मोदी की बेटी, कोई आएगी। हाँ, कोई आएगा जिन बच्चों ने सुसाइड किया, उनको बोलेगा पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, यहाँ से पैसा लेते, वहाँ से पैसा लेते, कुछ तो आके दे विल कैपिटलाइज ऑन एवरीथिंग, दे वोंट लीव अ सिंगल थिंग। वो लोग मौत पे भी कैपिटलाइज करेंगे। तो जो बच्चे अभी, जो बेटे पैदा नहीं हुए, जिनकी खुशी अभी मनाई नहीं गई, जिनकी पैदा करो। मन्नत नहीं मानी गई है अभी तक कि बेटा हो जाए, मैं यही सोचती हूँ कि उनकी आवाज़ भी किसी को उठा लेनी चाहिए अभी, क्योंकि उसके बाद तो देर हो जाएगी। एक बार पैदा हो गए फिर तो उनको पिसना ही पिसना है। हाँ, आपको पता है लोग एक टाइम पे सिग्नल पे होमलेस लोगों को देख के बोलते थे हाथ पैर चलता है तो काम क्यों नहीं करते। हाँ, अब बताओ, हमारे पास ही काम नहीं, उन्हें पता चल गया तो मारेंगे पकड़ के हमें। जो लोग ऑफिस में रेज्यूमे सबमिट करके रिजेक्ट करके वापस आ रहे हैं,
वो लोग सिग्नल के भिखारी को अकड़ कैसा दिखा रहे हो? तुम किस बात के एजुकेशन, पैसे, प्रिविलेज का अकड़ दिखा रहे हो जब भी तुम दोनों को जॉब नहीं मिल रही है? हाँ आपको पता है एक टाइम पे, अभी बहुत कम हो गया है ये, दिस इज हाउ आई मेजर हाउ बैड थिंग्स आर इन द कंट्री। एक टाइम था जब इस सिग्नल पे बुक्स और पेन बिकती थी, अभी झंडे बिकते हैं। आप देखो, इससे पता चलता है माइंडसेट किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। और वो भी झंडे इस तरह के हैं कि अगर आप सर्टेन आइडेंटिटीज से हैं तो आपको वो रिफ्यूज़ करते हुए भी डर लगेगा कि मैं नहीं लूँगा तो शायद मैं पिट जाऊँगा। हाँ, मेरे को एक बहुत पहले थॉट आया था, इफ यू आर अ मुस्लिम यू कांट बी द फर्स्ट वन टू सिट राइट आफ्टर द नेशनल एंथम एंड्स इन अ थिएटर। यू कैनॉट बी द फर्स्ट वन टू सिट। अगर खत्म भी हो गया तो भी आपको 1-2 सेकंड देखना है। आपको पता है ये हुआ था 2000, मुझे लगता है 16 से 18 के बीच में हुआ था, जब भी एक लेगलेस पर्सन को थिएटर में मारा गया था नहीं खड़ा रहने के लिए। यस गुड ओल्ड डेज जब लोग थिएटर में किस करने जाते थे और ये सब तमाशा नहीं करने जाते थे। चुपचाप जाओ, मूवी देखो, किस करो, बाहर निकलो। कोई घोड़ा लेके घुस गया है, कोई तमाशा कर रहा है, कोई मुस्लिम बुरखे को वाले को पकड़ के पीट दिया है। अब जिस तरह की फिल्में आ रही, बहुत कम ऐसी थिएटर्स हैं या थिएटर में माहौल ऐसा होगा जिसमें आप अपने साथी के साथ बैठ के प्यार मोहब्बत की बात सोचेंगे। उसमें तो आपको ऐसी फिल्में आ रही हैं जो बाहर निकलते ही हथियार उठाना है और किसी आइडेंटिटी के साथ रेप कर देना है, किसी आइडेंटिटी की बेटी को उठा लेना चाहिए, किसी आइडेंटिटी के लोगों को मार देना चाहिए। तो अभी ऐसी फिल्में आ रही हैं। ये अपने कंट्री का स्किल है कि धुरंधर जैसा मूवी देखने के बाद भी कपल बाद में रोमांटिक हो जाते हैं। ये हम लोग पॉपुलेशन के लिए बहुत वन ट्रैक माइंड है। If you see the kind of entertainment that we have, there shouldn't be any love in the country. Everything works around hate. लेकिन बलात्कार इसीलिए तो ज़्यादा हो रहे होंगे। कितने हो रहे हैं आप सोचो। अभी एक लड़की एग्ज़ाम देने आई अपने फादर के साथ, उसको होटल्स में ही उसके फादर का रोते हुए वीडियो आया और उसने यही बोला कि हम किस बेसिस पे बाहर लड़की भेजे। बहुत सारी लड़कियां तो दे I have friends who have told me this. When I come outside the city to study or to work, it is not about my safety. It's about the opportunity cost of every other girl in that village. अगर मेरे साथ कुछ हो गया, माँ बाप उन्हें पढ़ने को कभी बाहर नहीं भेजेंगे. It will fuck it up for everyone. तो ये बस अभी मेरी सेफ्टी का बात नहीं है. It's a responsibility on me कि अगर तू चाहती है गांव की दूसरी लड़कियां पढ़े, तो ये तो आप कॉर्नर ही कर रहे हो, आप किसी को गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी देके। She must not become an example. Yes, तुम अपने राजा बेटा को समझाने के बदले तुम लड़की पे बर्डन रिस्ट्रिक्शन क्यों डाल रहे हो? So let us come back to राजा बेटा again. Yeah. है ना, क्योंकि हमारे सारे देश का शायद यही हाल है कि जब बेटा पैदा होता है हम खुशियाँ मनाते हैं और उस बेटे को हम किस तरह के समाज में झोंक रहे हैं। फिर यही माँ बाप ये सोचते नहीं कि इस बेटे के लिए ही अच्छे हालात बनाए जाएं, अच्छा समाज बनाया जाए, अच्छी पार्टी को चुना जाए, अच्छी सरकार बने, सरकार डिलीवर करे जिससे ये हमारा राजा बेटा कुछ बन जाए। हाँ। तो आप सोचिए बच्चों की जो नौजवान बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा, जिन्होंने 2 साल सिर्फ पढ़ाई की, 2.5 साल 3 साल पढ़ाई की और एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम ने उनको फेल नहीं किया, उनकी पूरे सपनों को, उनके एस्पिरेशंस को फेल कर दिया। हाँ, अभी ये बच्चे क्या करेंगे? और जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके लाइफ के लिए कॉम्पनसेट कैसे किया जाएगा? अभी तो इन्होंने ब्लेम गेम कर दिया कि इसने किया उसने किया। क्या बोल रहे हैं अभी? फ्लाइट से आएंगे पेपर्स, आपने देखा? एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से पेपर्स डिलीवर। अरे बट लीक तो सोर्स पे हो रहा है ना। आप कैसा भी ट्रांसपोर्ट करा उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये कैसा सोचने का ढंग है। और ये लोग, मैं पहले भी क्या 10 साल से पेपर लीक हो रहे हैं? जी, 10 साल से, 10-12 साल से पेपर लीक हो रहे हैं और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये लोग जब हमें बेवकूफ़ बनाते हैं कि लाएंगे हेलीकॉप्टर से, तो ये लोग बेवकूफ़ बनाने में मेहनत नहीं कर रहे अब। हाँ। इनको ये लगता है कि ये कह देना कि हम ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स बदल रहे हैं, इससे हम जनता को भरमा देंगे। हाँ। जनता समझ जाएगी कि कुछ बहुत बड़ा हुआ। कोई देश में कॉम्पनसेशन का बात ही नहीं है अभी। इसका जो बच्चे लोग का साल वेस्ट हो गया उन लोग का क्या? और वेस्ट का भी बात नहीं है। अगर आपने एक बच्चे में ये फियर एंजाइटी डाल दी तो इसका रिपल इफेक्ट तो बहुत सालों तक होएगा ना। और किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले वो इंडिविजुअल यही सोचेगा कि ये तैयारी उसकी बेकार तो नहीं जाएगी, क्या इस मेहनत का कोई फल मिलने वाला है।
उसके दिमाग में जो 16, 17, 18 साल के बच्चे के दिमाग में ये बैठा है आज। और जितने लोगों ने सुसाइड किया, वो तो जिन्होंने किया उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने सोचा होगा कि हम कर लें, कर नहीं पाए होंगे। और सब अंडर प्रिविलेज्ड ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ही है। अगर आपके कंट्री में इतना प्रॉब्लम है इतने सालों से, जहाँ पे आपको बचपन से बोला जाता है आप पढ़ाई कीजिए, दिस इज़ योर ओनली वे आउट। अगर आपको इस पॉवर्टी से निकलना है, इस कास्ट क्लास के स्ट्रक्चर से बाहर निकलना है, पढ़ाई कीजिए, तो बच्चे लोग चुपचाप पढ़ाई कर रहे थे ना। जो आपने उनको ब्रेन वॉश किया वो उस टेम्पलेट में तो काम कर ही रहे थे, फिर इन बच्चों का पेपर क्यों लीक कर रहे हो? अभी व्हाट विल दे डू? तो इस सरकार का कमिटमेंट किसके साथ है फिर? किसी के साथ नहीं, मेरे को तो लगता है। आई डोंट थिंक दे आर कमिटेड टू देयर कॉज ऑल्सो। द थिंग इज, एटलीस्ट नाजी जर्मनी, दे वर कमिटेड टू अ कॉज कि कुछ भी हो जाए हमें जूस को एलिमिनेट करना है। ये लोग का ढंग से वो भी, ये लोग उसमें भी ईमानदार, ये लोग की सरकार नफरत पे चलती है, नियत पे नहीं। यू गेट इट? दे कैन ओनली हेट, दे कांट एग्जीक्यूट इट। वी आर सो करप्ट दैट our first aim is to make money out of anything, regardless, like how we were discussing, अपने इधर DT को भी bribe किया जाता है। That is the first thing, हम bribe करके खुद को कैसा, that is the fountain head of our corruption. yes, Indian corruption is very peculiar. यहाँ भगवान को ये माना जाता है, वो ये नहीं देखेगा कि सबसे गरीब, सबसे दुखियारा आदमी जो प्रीमियम अमाउंट नहीं दे सकता दर्शन करने का, VIP, वो सबसे बाद में दर्शन करेगा। और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि भगवान ये नहीं देख रहा है कि जिसको सबसे कम ज़रूरत है, धन्ना सेठ, वो सबसे पहले दर्शन कर रहा है, और जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो सबसे आखिर में। सबसे पहले ये बिलियनर लोग के लिए टेम्पल्स खाली कर दिए जाते हैं, खाली कर दिए जाते हैं। अब बताइए। नहीं, वो ठीक ही है, वरना जनता मार भी सकती है उनको। वो ठीक है, क्योंकि वो वैसे तो कहीं मिलते नहीं है। हाँ, ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इन सब के लिए मंदिर क्यों खाली किया जा सकता है? मंदिर, मस्जिद, बॉलीवुड के लिए भी। हाँ, 2-3 लोग हैं जिन लोग के लिए खाली कर दिया जाता है। मतलब ये लोग घुसते इतनी सिक्योरिटी के साथ है, 20-20 बॉडीगार्ड लेके ऐसा घुसेंगे तो कितनी जगह रहती है। आपने खाली करा दिया एसेंशियली। इनकी गाड़ी पार्किंग में पार्क होती नहीं है, कहीं पे भी पार्क करेंगे, उतर के फटाक से दर्शन लेके निकल जाएंगे। लेकिन जो हमारे बिलियनर्स हैं, क्या उनको जनता से डर लगने लगा होगा? जब इतने असंतोष है, इतना जनता, उसको समझ नहीं आ रहा वो करे क्या। जिन्होंने जिस भी चीज़ की तैयारी की यूथ ने, उसको वही नहीं करने दिया जा रहा है। ये लोग ये इसी मजबूरी को कुछ एक्सप्लॉइट करके करेंगे। जैसे अपने इधर मजबूर मजदूर बहुत है, तो इन्होंने ब्लिंकिट, डंजो, ज़ेप्टो बना दिया है। ये कुछ इसमें भी कुछ एक्सप्लॉइट करके निकालेंगे ये लोग। आवर बिलियनियर्स ऑल्सो फंक्शन ऑन कैपिटलाइजिंग अदर पीपल्स इनसिक्योरिटी। क्या है उसका नाम? अनुपम मित्तल, वो जीवन साथी, भारत मैट्रिमोनी, शादी.com वाला। हाउ इज दैट गाय लिजिट इन दिस कंट्री? आप देखो, अगर हमारा कंट्री कास्ट क्लास पे ही फंक्शन करेगा तो ऑफ कोर्स बिलियनर शादी.com ही बनाएगा ना, और यही आदमी बिलियनर बनेगा। जब भी बीजेपी पावर में आई, बीजेपी को पॉर्न बैन करना चाहिए था, शादी.com बैन करना चाहिए था। व्हाट इज अ बिगर इविल टू सोसाइटी? आप पूरा टाइम संस्कार शिष्टाचार करोगे तो यही सब ऐप पब्लिक डोमेन में रहेंगे। इंटरनेट आने के बाद आप किसी से भी बात कर सकते थे। पूरे दुनिया में कोई भी कास्ट, क्लास, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आप किसी के साथ भी इंडल्ज कर सकते थे। हम लोग उधर ही अटके, मुझे यूएस में मेरी जात वाले से बात करा दो। घूम फिर के लोकेशन चेंज हो जाएगा, बट जात वालों से ही बात करना है। ये सब जितने भी अरेंज मैरिज वाले साइट्स हैं, इन्होंने कास्ट सिस्टम ही तो प्रमोट किया डिजिटली। उसी का एक एडेंडम ही तो है, उसी का अटैचमेंट है ना लव जिहाद लॉ, कि आप किससे नहीं करो। आप इससे शादी मत करो। क्यों मत करो? और ये why are you making it look like Hindu women can't decide for themselves? Why is it कि हम तुम्हें बताएंगे कि ये खराब है और हम तुम्हें बताएंगे ये सही है? जेनेटिकली कुछ कम स्मार्ट होती होंगी। और क्या, उन्हें ही नहीं सूझ रहा है, बाकी सबको सूझ रहा है। हमारे बिलियनर्स ऐसे, बताओ। शादी, ये मैट्रिमोनियल्स ऑनलाइन साइट से मुझे बहुत चिढ़ है। आप देखिए, तभी हमारे कंट्री में रोमांटिक मूवीज इतना हिट होती है, बिकॉज इधर सिंगल और मैरिड दोनों लोग रोमांटिक मूवी देख के खुश होते हैं कि एक दिन हमको भी प्यार होएगा।
That movie is aspirational for everyone because you're in a loveless marriage. You just got married out of societal pressure and now you're unhappy and you can't talk about it. ऐसा तो कोई इंटरेस्टिंग रोमांटिक मूवी बनी नहीं है जो ग्लोबल ब्रेक थ्रू, क्या स्क्रिप्ट है, क्या स्क्रीन प्ले, बकवास ही है ये सब. घर वाली बाहर वाली यही सब चीटिंग के ऊपर, बबीता जी घर पे है, भाभी जी बाहर है, यही सब बकवास बनती है. क्यों हिट होते हैं ये सब शोज इतने? क्योंकि रियल लाइफ में थ्रिल नहीं है तो. हाँ, क्योंकि आप एक लवलेस मैरिज में हो, आपने समाज के दबाव में शादी की है. आप अपने माँ बाप को चूज करते नहीं हो, आप अपने बच्चे कैसे होंगे वो भी चूज नहीं करते. आपके पास एक ही तो चॉइस है, पार्टनर चूज करो, वो भी आप सरेंडर कर दिया. समाज के प्रेशर में शादी कर ली, जो उम्र में बोला उस उम्र में शादी की. माँ बाप ने बोला ये डिग्री कर ले, डिग्री कर ली. वॉट एन एजेंसी लेस लाइफ यू आर लिविंग एंड देन यू आर एंग्री एट कपल्स किसिंग इन द गार्डन. फकिंग शेम ऑन यू. पिज्ज़ा अपनी मर्जी से मंगा सकते हैं बस, और तो कुछ हो नहीं रहा है अपनी. अरे वो भी तो डिस्काउंट देख के मंगाते हैं क्योंकि कौन सा बहुत पैसा कमा रहे हैं. मगर उनका सोचिए, जिन लोगों को किसी ने पसंद नहीं किया, जिनकी अपब्रिंगिंग में कोई बात ही नहीं थी ऐसी कि उनको कोई पसंद करता, तो उनके लिए माँ बाप एक जीवन साथी ला करके दे रहे हैं. दे नीड नॉट बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ गुड लुकिंग, अ वेल ग्रूम्ड, अ गुड स्मेलिंग, अ गुड वेल बिहेव्ड. नो, इवन बेसिक chivalrous, courteous. उनको कुछ होने की ज़रूरत नहीं है. आपने देखा है ऐसे ऐसे वीडियोस आते हैं कि शादी के मंडप पे ही दूल्हा दुल्हन को पीटने लगा. हाँ हाँ, कितने सारे वीडियो है. और ऐसी शादियां भी हो रही हैं. आप सोचिए, वो उस आदमी को तो वो रिजेक्ट ही होना था सिर्फ हर मामले में. मैं उसको उसकी ऐसे भी शादी हो गई. मैं उसको ऐसे दिख रहा हूँ कि अगर ये मंडप में पब्लिक के सामने ऐसा बिहेव कर रहा है तो ये प्राइवेटली क्या करता होगा. ये प्राइवेटली क्या करता होगा. और हमारे पास जो स्टैटिस्टिक है, 1 in every 6th or 8th woman gets beaten up. But these are the reported stats. Imagine the unreported stats. आज की स्टैटिस्टिक है कि एवरी मंथ वी हैव 16 डाउरी डेथ्स, नॉट जस्ट एलिगेशंस, डेथ्स. खत्म कहानी. तो डेथ इस दौर में जब लड़कियां कमाने भी लगी हैं, लड़कियां बाहर निकल के अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हैं कि जो भी टैलेंट है उनके पास, जो डिग्री है उसके लिए वो मेहनत कर रही हैं, भाग के बस भी पकड़ रही हैं, ओवर टाइम भी कर रही हैं. ऐसे में भी लड़कियां डाउरी डेथ में भी मर रही हैं. मैंने ये थोड़े टाइम पहले रियलाइज़ किया था, हमारा डिस्कशन बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए था बाय नाउ. हम लोग इक्वल पे तक भी नहीं पहुंच पाए. Ideally, the discussion should be women have to spend more money because of their safety. Like if a man is working at night, he can take public transport. A woman doesn't take public transport. हमारा डिस्कशन मत करिए ये बात, वरना जो अभी जॉब मिल रही लड़कियों को वो भी नहीं मिलेगी. ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है. द काउंटर आर्ग्यूमेंट है, अगर मैं एक आदमी को एम्प्लॉय करूँ ना तो हम लोग सस्ते में निपटा देंगे. औरत के साथ उसकी सेफ्टी का खर्चा है, उसको रात को कैब का पैसा हमें एक्स्ट्रा रीइंबर्स करके देना पड़ेगा. तो सैलरी भी तो कम देते हैं औरत को. या बट हाउ कैन यू यूज हर सेफ्टी एज एन एक्सक्यूज टू नॉट एम्प्लॉय विमेन? हाउ इज दैट एन एक्सक्यूज? अंकिता भंडारी जो है, वो जिस होटल में काम करती थी वहीं उसको किसी वीआईपी ने उसके साथ रेप किया और उसको जो भी हुआ उसके साथ, और उसको मार दिया गया. और पुलिस ने आकर के जो साइट थी, जो सीन ऑफ क्राइम था, उसको ही गिरा दिया. उसकी कोई जांच ही नहीं हो पाई. उसे गिरा दिया? हाँ, बुलडोज कर दिया. जहाँ पर उसके साथ वो सब हुआ था, वो सीन ऑफ क्राइम था, वो एविडेंस था वहाँ पर सीसीटीवी थे, ये था वो था, सब कुछ वहीं पर मिलना था. हाँ. उसको ही ख़त्म कर दिया और ये दिखा दिया दिस इज़ अल्टीमेट जस्टिस. हमने तो उस बीजेपी नेता का होटल ही गिरा दिया है, अब इससे ज़्यादा जस्टिस क्या चाहिए आपको. और अंकिता भंडारी के बारे में आपको पता है कितना ख़राब केस है वो. हाँ. कितनी बुरी तरह मारा गया उसको. नो आउटरीच. ये भी है अभी सोशल मीडिया पे. व्हेन आई टॉक टू अदर पीपल, दे आर लाइक, देयर इज, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, देयर इज सो मच न्यूज़ बीइंग रिपोर्टेड एट सच अ स्पीड, it breeds apathy eventually. There is social media fatigue, outrage fatigue. कि पहले तालिबान अफगानिस्तान हुआ, उसके बाद यूक्रेन रशिया हुआ, फिर जब अभी इजराइल गाजा वाला हो रहा है, people are like, this is the third war we are witnessing. How much empathy do we keep extending? And then eventually, which is not how you should be looking at it. ये वाले वॉर में तो लोगों ने साइड भी ले लिया कि नहीं नहीं इजराइल सही था, एक्चुअली बॉम्ब इस दिन पे डाला गया था, हमास ये वो. आपको इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल बताता हूँ. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज BDS मूवमेंट, जो इजरायली प्रोडक्ट्स को बैन करना है, जिसमें आता है पेप्सी, कोको कोला, ये सब.
तो आप कोई भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जाओगे, वहाँ पे पेप्सी ये सब नहीं मिलता है, कोक ये सब, वहाँ पे मिलता है बिग कोला। अभी बिग कोला, अब यू गेट वेयर दिस इज गोइंग। बिग कोला इंडिया में बिकता है अंबानी के पार्टनरशिप के थ्रू, जो भी एंटी मुस्लिम नैरेटिव ही चलाता है। उसके न्यूज़ चैनल पे, नेटवर्क 18 ये सब पे कोई अच्छा, कौन, अमीश देवगन ही है ना उस पे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने केस किया था कि क्या बकवास कर रहा है। Yes. तो लुक एट द डिस्ट्रेस ऑफ माइनॉरिटी, ईदर वे देयर इज मुस्लिम हेट। The only two options you are given is आप हमारा वाला चूज करो या आप बाहर वाला चूज करो, गाली तो आप खाओगे ही। तो लोगों ने कहा लिप्टन इज़ अ कंपनी दैट इज़ सपोर्टिंग इजराइल, BDS मूवमेंट, यस। ठीक है। तो लिप्टन छोड़ करके फिर मैंने सोचा कि टाटा, फिर अभी पता चला कि टाटा सीधे सीधे दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। मतलब अपने बिलियनर्स का तो हाथ क्लीन नहीं है। मोनोपोली तो एक ही ग्रुप की है सब तरफ। तो ना तो आप ताजमहल चाय है, ताज जो है, हाँ वो भी टाटा की है, हाँ, वो भी टाटा टाटा टेटली भी टाटा की है, हाँ। और वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस ख़त्म बात। तो वापस लिप्टन ही पी लो भाई। हाँ, तो अभी ये ऐसा ही हो गया है। योर ओन टेस्ट। मैं कितना भी बिलियनर्स, कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, अंबानी अडानी के खिलाफ बोल दूं, मैं अपनी टिकट बेचता हूँ बुक माई शो पे, जो अंबानी ओन करता है उसका कुछ परसेंटेज उनका है, और लोग जियो यूज़ करके टिकट खरीदते हैं जो भी अंबानी ओन करता है। तो हम लोग, हूँ तो मैं भी तुम्हारा ही गुलाम। ये काहे की पॉलिटिकल कॉमेडी बताओ। अगर मेरी टिकट तुम ही बेच के दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन पूरा तुम्हारे पास ही है, हर चीज़ में तुमने मोनोपोलाइज करके रखा है। The bigger problem is that they can also kick you out and make sure you never sell tickets. They have all the distribution. तो फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन भी अब उन्हीं के पास है। हाँ। अंबानी आपकी फिल्म ही नहीं बिकेगी। हाँ, हमने शायद लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, मिशन सिंदूर जैसा ही हुआ, किसी ने उसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट करा ली थी। बेशरम लोग। रिलायंस। हाँ, बेशरम लोग, बताइए। They also do this. Apparently a lot of media houses now, what they do is, वो लोग डायरेक्टली नहीं बोलेंगे ये मूवी सरकार के खिलाफ है इसीलिए हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। What they'll do is they'll buy the movie from you and they'll just not produce. तो IP, the script is theirs now. This is terrible. Yeah, and like they'll properly fuck you over because आपने इतने साल डाले थे इसमें, hoping this will work out, आपका बजट बढ़ेगा अगले मूवी के लिए, आपको क्रेडिबिलिटी मिलेगी। They just take the script and they are like, this is burner money, we don't care, हम बनाएंगे ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट वो लोग शेल्फ कर देते हैं। और बनाने के बाद भी अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिला तो आप सोचिए, यू आर इन अ बिगर प्रॉब्लम। आपने तो लगा दिया, प्रोड्यूसर का क्या बनेगा फिर? यस, बट अब ये लोग प्रोड्यूस भी खुद ही करते हैं ना। दे डू एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स। बस इसका बैठ के मूवी देखना बाकी है। खुद ही देख लो जो बकवास बनाते हो। कौन सी मूवी देख रहा था मैं रिसेंटली? मैं नहीं देख रहा था, मम्मी पापा देख रहे थे। वो अनुपम खेर की परेश रावल है, ताजमहल वाली। अच्छा, कोई ऐसी फिल्म आई है कि ताजमहल एक्चुअली इसके नीचे मंदिर हुआ। अच्छा, तेजो महल। हाँ, व्हाटएवर दैट। हाँ, मैं ऐसा कुछ है। मैं कुछ रात के 1 बजे घर पे घुसा हूँ शो करने के बाद, अपना खाना सब कर रहा हूँ, मम्मी पापा रात को जाके ये देख रहे हैं। मैं बोला क्या देख रहे हो तुम लोग यार, किसको देख रहे हो? How convinced they were in the morning that Taj Mahal was No, a we मंदिर? didn't discuss because it will end in a fight. Oh. I am like very against it. हमारे घर पे मुझे लगता है हम शिफ्ट हुए 2018 में। 18 में 8 साल घर पे टीवी नहीं था। टीवी था, पैक करके साइड में रखा। हमने घर मूव किया तो तब से वो बबल रैप में ही पड़ा हुआ था। आई वाज लाइक, कोई घर पे टीवी नहीं देखेगा बिकॉज तुम लोग सब लोग कलेक्टिवली बैठ के न्यूज़ देखते हो। तुम लोग अपने फ़ोन पे देखो, तुम लोग इवेंचुअली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, वो ADHD किक इन करेगा, तुम लोग नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप कुछ खोल के और देखोगे। बैठ के क्राइम पेट्रोल देखो, कुछ और देखो, न्यूज़ मत देखो। रवीश बहुत सही चीज़ बोलता है, तुम मत खोलो चैनल, मेरा चैनल भी मत देखो, दैट्स अ सर्विस टू द सोसाइटी। 1 महीना न्यूज़ मत देखो, तुम शांत हो जाओगे। फिर ये नहीं पता चलता है कि ये अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत कर क्या रहे हैं, तो फिर यू गेट अ फोमो। मैं आपके पॉडकास्ट में वापस हूँ और मैं वापस बोलना चाहूँगा, कोई तो सुधीर चौधरी को पकड़ के चप्पल मारना चाहिए। इतना बेशरम इंसान। कैसा कोई जर्नलिस्ट टीवी पे आके बोल सकता है राहुल गांधी को लगी मेलोडी में मिर्ची? क्या है ये? उसने ये बोला है। सी, आई मिस्ड इट, मैं नहीं देख रही। It boiled my blood that this guy is so shameless, he refuses to learn. He is being publicly shamed for everything. He refuses to learn. अभी पता चला है कि ये जो लोग, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके बारे में एक अंकरानी ने बोला है कुछ उल्टा सीधा, 2 कौड़ी के टीचर्स बोल दिया उनको।
आप सोचो इस देश में जहाँ टीचर्स को जॉब नहीं मिल रही है, स्कूल खाली पड़े, पूरे स्कूल में एक टीचर है। हाँ। ऐसे जगह पर अगर कोई उस सेटअप से बाहर रह करके भी पढ़ा रहा है किसी को, तो उस पढ़ाने को भी ये लोग गाली दे रहे हैं। क्या खान सर को बोला था? हाँ, ये नहीं, इन जनरल कोचिंग वाले टीचर्स को बोला कि 2 कौड़ी के टीचर्स ज्ञान दे रहे हैं और बच्चों से पैसे ले रहे हैं। अरे भाई, ज्ञान कहीं से तो चाहिए, कहाँ से ज्ञान लेंगे? आप फेल हो रहे हो। सरकार ने 1 लाख से किसी ज़्यादा स्कूल बंद कर दिया, आपने उस पर एक शो नहीं किया, और आप टीचर्स के खिलाफ शो कर रहे हो। अगर 1 लाख स्कूल बंद नहीं किए होते तो यही टीचर्स कहीं पढ़ा रहे होते ना। हाँ। है ना? तो आपने वो अपॉर्चुनिटी पर जाने पर तो आप कुछ नहीं बोले। स्टूडेंट्स का भी नुकसान हुआ, टीचर्स का भी हुआ, जिन लोगों ने ज़िंदगी में पढ़ाने की ही तैयारी की थी कि हम नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करेंगे, आप उनको 2 कौड़ी का बोल रहे हैं। और क्या हुआ, अपने देश में तो बहुत टीचरों की इज्जत थी ना, गुरु बोलते थे। क्या हुआ, ये गुरु दक्षिणा, गुरु के पैर पड़ो, ये सब चलता था। क्या हुआ, ये लोग बहुत कन्वीनियंट लोग हैं, दे डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस। वो गुरु रिप्लेस हो करके दूसरे गुरु आ गए हैं ना, जो एक खास कलर के कपड़े पहनते हैं। हाँ, जो लोग ऐसा बात करते हैं हनुमान जी क्या से कर रहे हैं यार? हनुमान जी से बात कर रहे हैं। और जनता के सारे दुख जो जनता के हैं वो सरकार से ना कहें, इंस्टीट्यूशन से ना कहें, मंत्रालय से ना कहें, वो कृपा लेने चले जाएं। अब तो कृपा की व्यवस्था हो गई है, स्वामी जी के यहाँ, साधु जी के यहाँ, बाबा जी के यहाँ। तो ये एंकर्स ये बोल रहे हैं आपको जॉब मांगने के लिए सरकार के पास जाना चाहिए, और आपको मंदिर मस्जिद मांगने के लिए भगवान के पास जाना चाहिए। हम मंदिर मस्जिद मांगने के लिए सरकार के पास जाते हैं और जॉब मांगने के लिए भगवान के पास जाते हैं। अब देखो सिस्टम कितना फ्लॉड है। ब्रिलियंट। यस, हम लोग जॉब मांगने के लिए, जो सरकार का काम है, जिसके लिए आप पावर में आए हो, आप वो आउटसोर्स करके कैसा बोल रहे हो कि जाओ नारियल चढ़ाओ, दिया लगाओ, बकरे का गला काटो, व्हाटएवर XYZ और रिचुअल, व्हाटएवर ट्रैश यू बिलीव इन, ये करो तो आपको जॉब मिलेगी। बकरे का गला काटो से ध्यान आ गया, अभी बकरीद गई है आपके बॉम्बे में, तो बड़ा तमाशा हुआ किसी। हाँ, मैं वो देख के, मतलब मैंने देखा और फिर मेरे को लगता है पहली चीज़ ही देखी और मेरा पूरा दिन खराब हो गया। मैं एक्चुअली उसके बाद सोच रहा था कि मैं खुद भी नॉनवेज खाना बंद कर दूंगा। लाइक इट इज सो क्रूअल। उस पिग को मॉलेस्ट कर दिया इन लोगों ने बिल्कुल पूरी तरह। क्या हो रहा था, वो खींचतान, उसके टांगे हाथ खींच रहे थे। एक बहुत फनी चीज़ है ये पिग वाला, मैंने थोड़ा टाइम पहले भी देखा था कि एक लेडी बोल रही थी, हमने हमारे एरिया में सुअर पालना चालू किया है कि यहाँ पे मुसलमान घर खरीदना बंद करें। एंड आई वाज लाइक, लुक एट द डाउनफॉल। सरकार पावर में आई, इन्होंने पहले बोला जॉब देंगे, क्या 15 करोड़ जॉब, व्हाटएवर नॉनसेंस ही लाइड। उसके बाद इन्होंने बोला हर हिंदू के घर पे तलवार और बंदूक देंगे, और नाउ दे आर डाउन टू इन्हें डुक्कर पालना पड़ रहा है कि मुसलमान दूर रहे। मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये लोग में नफरत है, नियत नहीं है। ये लोग ने खुद के वोटर्स को भी येड़ा बनाया। जो उन लोग का हेट मॉन्गरिंग वोटर है ना, ये लोग कुछ नहीं, हम लोग नहीं बन पाएगा नाजी जर्मनी में, बता रहा हूँ। जब भी कोई भी बोलता है ना इधर कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनेगा, हम लोग नहीं बनेगा, ये लोग नहीं बना पाएगा। उधर लीकेज चालू हो जाएगा कुछ तो होएगा उधर, उसका सीलिंग गिर जाएगा। मुझे तो लग रहा है अपने ही स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए कुछ बना देंगे ये लोग कि प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि कभी तो वो एक हो जाएगा। अभी देखिए कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, और उसने कहा है, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दे विल बिकम दिस बिग। हाँ, लेकिन इट इज़ अ प्रूफ ऑफ एंगर। Yes, I don't know how much digital outrage matters, but it's not like digital outrage hasn't changed things. हमारे यहाँ पर जैसा पुणे वाला, जो आपने पुणे वाला देखा, वो लड़का बाहर आ गया, उसका पार्टी करते हुए वीडियो आया, पॉर्श वाला, ओह गुडनेस, और वो नोट के हार पहनाया उसको। हाँ देखिए, और कंधे पे बिठा करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले मुसलमान को मारने वाला बाहर आता था तो सेलिब्रेट करते थे, अब तो हिंदू को मारने वाला बाहर आया उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप एट मुस्लिम्स। जब भी एक गरीब आदमी से क्राइम होता है ना, तो वो केस छुपाता है या तो केस से अपना नाम छुपाने का ट्राई करता है। जब भी एक अमीर आदमी अटकता है ना, वो अपना सरनेम छुपाने का ट्राई करता है, बिकॉज इमीडिएटली पता चल जाएगा ये सरनेम से कितना प्रिविलेज है और आप केस को कितना मैनिपुलेट कर सकते हो। वी रिमेंबर इट as the Porsche car incident. Yes, that's Porsche how you. car. Do you remember the name of the guy, the name of his family, and the name of the victim? No. That's how they whitewashed the case. You will always remember it as the Porsche case. अगर वो लड़का आपके सामने भी आप पहचानोगे नहीं, आपको नाम से याद नहीं आएगा. Yes. That's the power money gets you. You can get yourself out of the case while still being a criminal of the case. Yeah, perception में ही आप नहीं होंगे कहीं. Yes, that's the power of resource, which nobody talks about. अपने इधर इतना resource gate keep करके रखा है. पॉर्श वाले में उसको बोलो था 300 वर्ड का ऐसे लिखो, हाँ
और फिर वो लड़के ने पूछा एक्सीडेंट करवाने पे कि नहीं करवाने पे, किस पे लिखने नहीं ये तो मैं मस्ती कर रहा हूँ, पर मतलब कोई कर भी सकते ये लोग। ये कैसा जुडिशरी है बताओ, दिस इज होपलेस। मैं सोच रही हूँ अगर किसी दिन विक्टिम ही होना पड़े तो मुझे मेरा ऑपरेसर चुनना चाहिए फिर, जिसकी मैं रिपोर्ट कर सकूं। हाँ। अपर कास्ट हिंदू होगा तो मेरी सुनवाई ही नहीं होगी, या तो मुस्लिम मैन हाँ, अगर कभी मुझे विक्टिम ही हो जाना है तो माय ऑपरेसर शुड बी ऑफ द करेक्ट कास्ट एंड करेक्ट जेंडर, करेक्ट रिलीजन। फिर सब लोग तब ये जो लोग घूंघट में रखता है, पढ़ने नहीं देता है, किसने बोला था? कोई तो कहीं के तो एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी थोड़े दिन पहले बोला हमारी बेटियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, वो घर का धन है, इन्हें घर पे रखो। कोई तो स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था। अभी यही आई एम मिसिंग ऑल दीज थिंग्स बाय नॉट वाचिंग। नो यू शुडंट, माय गॉड, मेरा पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है। और कभी कभी पता क्या होता है, जैसा मैंने आपको अभी बोला, आपने बोला मेरे को नहीं पता, तो मुझे और अनोय होता है कि मैं क्यों अकेले कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं बस अकेले घर बैठ के अपना दिमाग क्यों खराब कर रहा हूँ। तो मैं एक्टिवली सोशल मीडिया से भी दूर रहने लग गया हूँ। लाइक इफ द न्यूज इज एक्चुअली दैट बिग इट विल कम टू मी। कॉकरोच जनता पार्टी मेरे तक आ गया, आ ही जाता है। द दिल्ली वाला केस, बस वाला जो गैंगरेप केस था, दैट ऑल्सो केम टू मी। मैंने उसको एक्टिवली फॉलो नहीं किया। मेरे को रात को न्यूज आई कि ये आज हुआ है, आई वाज लाइक कूल, आई विल कीप रीडिंग ऑन दिस। बट मुझे उसके आसपास जो भी प्रोपेगेंडा, ये धर्म नाम जो न्यूज में डिबेट हो रहा है, मुझे नहीं फॉलो करना है। इट्स वेरी आउटरेजिंग टू वॉच हाउ दे पोलिटिसाइज दिस। मगर टीचर्स को जिस तरह बदनाम किया और गाली दी है उसने, एंकरानी ने, वो बहुत टेरिबल है। क्योंकि आप ये सोचो, जिस समय 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हुए, टीचर्स नहीं थे, स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया गया, स्टूडेंट्स ताला लगे हुए स्कूल के दरवाजे पे खड़े रो रहे हैं, उसके विजुअल्स आ गए, आपने उस पर शो नहीं किया। और अब आप टीचर्स को गाली भी दे रहे हैं जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो कि प्राइवेट कोचिंग क्यों चालू हो रहा है? सरकारी एस्टेब्लिशमेंट कहीं तो फेल हो रही रहेगी। ऐसे कौन से माँ बाप है जो बोल रहे हैं हम 2 बार फीस भरने को रेडी है? कोई भी नहीं करेगा ना ये। पैसा, तुम कितना भी पैसे वाले हो जाओ, तुम्हारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है ही। व्हाई विल यू स्पेंड ऑन द सेम थिंग ट्वाइस? मगर मासूम, मुझे बताइए कि जनरली नहीं करेंगे, ट्वाइस स्पेंड करेंगे। मगर जो माँ बाप 15 लाख का पेपर खरीद रहे हैं लीक करवा कर, वो तो बेटा नहीं खरीद रहा है, वो माँ बाप ही खरीद रहे हैं। हाँ, अब आप सोचो, जो हमारे रॉट है वो कहाँ से है? फिर यही माँ बाप इस 15 लाख और बाकी की फीस का पैसा दहेज में लेंगे। हाँ, और जब ये बच्चा डॉक्टर बनेगा ना, तभी किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, तब तो वो मेरिट वाला बोला जाएगा ये, और इसका दहेज लिया जाएगा। फिर ये रिकवरी होगी लड़की वालों से, फिर लड़की वाले जो होंगे वो कहीं से रिश्वत, कहीं से ब्लैक मनी, ये तो हाँ पूरा लूप है ना ये। क्या है ये? फिर उसका पति पत्नी को मारेगा, उसके सोने बिकवाएगा, बोलेगा हमें दहेज देना है। ये पेपर खरीदा हुआ बच्चा, जो लोग मैनेजमेंट कोटा, पेपर लीक, ये सबसे डॉक्टर बनते हैं ना, इससे लोगों को कभी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, सिर्फ रिजर्वेशन से होती है। हाँ, मेरे दोस्त लोग मुझे पूछ रहे थे, वेरी स्लाई एंड वेरी क्रूअल क्वेश्चन दिस इज। अगर आपके, ये आप देखो कैसे आपकी इनसिक्योरिटी पे प्ले किया जाता है। अगर आपके माँ बाप बीमार है, यू आर ऑलरेडी इन अ वल्नरेबल पोजिशन, आपको बोला जा रहा है आपके पेरेंट्स शायद मर सकते हैं। अगर आपके माँ बाप बीमार है तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करेंगे? आपको नहीं पता डॉक्टर कहाँ से आया, बट वुड यू प्रेफर अ रिजर्वेशन वाला डॉक्टर और वुड यू प्रेफर अ मेरिट वाला डॉक्टर? दिस इज हाउ दे मेक यू एंटी रिजर्वेशन। एंड इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आपके माँ बाप मर गए तो नहीं, अगर आपके माँ बाप मर गए और आपको माँ बाप का अंतिम संस्कार कराना है, तो आप उस पंडित से कराएंगे जो जेनरेशनली पंडित था, कि आप उससे करवाएंगे जो मेरिट से पंडित बना है? अगर आप उस पंडित से कराओगे जो उस घराने से आता है, जिन लोगों का काम ही अंतिम संस्कार कराना है, तो हमें मेरिट और रिजर्वेशन पे मत पूछो। अगर तुम अपने रिजर्वेशन में मानते हो तो मुझे क्यों रिजर्वेशन के बारे में पूछ रहे हो? वेरी ट्रू। ये कोई नहीं जाएगा नए पंडित के पास। तुम जाओ कोई ओबीसी पंडित के पास जाओ, बनाओ ना किसी ओबीसी को पंडित, और फिर उससे कराओ पूजा। तुम नहीं कराओगे ना। तुम यही हमेशा, हमने पंडितों के बारे में क्या सुना है, इसका दादा ये काम करता था, इसका बाप भी ये करता था, अभी ये भी यही करता है। वो प्रिविलेज और रिजर्वेशन तो खत्म हो ही नहीं रहा है। हाँ,
और वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो बराबरी लाने के लिए एक छोटा सा रिजर्वेशन दिया गया है, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। बट इनको एफर्मेटिव एक्शन समझना इतना डिफिकल्ट क्यों है? मुझे नहीं, समझ समझ नहीं आता है, समझ आता है, ऐसा नहीं समझ में नहीं आता है। वो नहीं चाहते कि ये 2% भी क्यों आ गए हैं। आज 2% है, कल 10% भी हो सकते हैं। मैंने किसी गेस्ट से बात कही थी कि इतना छोटा सा अभी 2% भी नहीं आ पाए हैं दलित एंड ओबीसीज। तो उनका आज नहीं आ पाए ना, अगर रिजर्वेशन लागू हुआ तो कल को 10% भी हो जाएंगे ना। तो मैंने कहा उनकी आबादी तो इससे कहीं ज़्यादा है, कि उससे क्या होता है। रूलिंग एलीट अपने पास ही सब कुछ रखना चाहता है। सरकार किसी के भी रहे, पावर में हमेशा अपर कास्ट अपर क्लास लोग ही रहे हैं। तो जो अपर कास्ट जातिवादी लोग हैं उनको ये बिल्कुल नहीं चमकता है कि सारे तो हम ही हैं। फिर क्यों लड़ रहे हो आपस में, क्यों लड़ रहे हो अगर तुम्हारी मोनोपोली है तो? ये वाला मेरे को ये डॉक्टर वाला क्वेश्चन किसी ने थोड़े साल पहले पूछा था, एंड आई वाज, बिकॉज अगर आप नहीं सोचोगे ना इस बारे में तो आपका इमीडिएट आंसर यही रहेगा, नहीं मैं तो मेरिट वाले डॉक्टर के पास जाऊंगा, विच इज नॉट हाउ यू शुड बी थिंकिंग अबाउट दिस। अगर सामने वाला आदमी हिपोक्रेट है तो आप पहले उसकी हिपोक्रेसी देखो, एंड व्हाई इज ही इन अ प्लेस ऑफ अथॉरिटी कि वो आपको वल्नरेबल पोजीशन में डाल रहा है। मेरे को ये मेरे दोस्त ने ही पूछा था, अपने उसका ऐसा खड़ूस जवाब नहीं दिया, बट आई थॉट अबाउट इट लेटर। कमिंग बैक टू नीट एस्पिरेंट्स जिनके साथ ये हुआ, इनकी मेंटल हेल्थ, उसमें बहुत लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, ठुकरा दिया इस जीवन इंडिया को। में मेंटल हेल्थ के नाम पे बस मेंटल अवेयरनेस होता है। देयर आर नो रिसोर्सेज टू डील विथ योर मेंटल हेल्थ, यू गेट इट? It's just awareness that this guy has anxiety, this guy has depression, very basic understanding of whatever ADHD है, इसको dyslexia है, ये ऑटिस्टिक है, ये स्पेक्ट्रम पे है ऑटिज्म के। हम अवेयर हैं इन चीज़ों के बारे में, इनसे डील कैसा करना है, कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या दवाई लेते हैं, कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं वो भी नहीं पता। ये बस एक ब्लैंकेट मंद वर्ड यूज़ कर देंगे और किसी को भी शेम कर देंगे। नहीं, अभी तो जो बहुत एफ्लुएंट क्लास के लोग हैं वो अपने बच्चों में कोई भी जो अलग बिहेवियर है उसको मानने को भी नहीं तैयार। वो बुरा मान जाते हैं कि हमारे बच्चे को आपने एबनॉर्मल कह दिया। मैं आई एम दैट। मैंने जब मेरे घर वालों को बोला मेरे को एंग्जाइटी है, दे आर लाइक हमारी परवरिश में क्या प्रॉब्लम रह गई थी? आई एम लाइक हाउ डिड यू मेक दिस अबाउट योरसेल्फ? हाउ डिड यू मेक दिस अबाउट योरसेल्फ? इतना मैंने किसी को तो थोड़ा टाइम पहले बोला था मुझे एंग्जाइटी है, एंड दे वर लाइक अरे डरता क्यों है, जाके बंजी जंपिंग कर। हाँ, एंड आई एम लाइक पर मुझे हाइट से एंग्जाइटी नहीं है, मुझे किस चीज़ की एंग्जाइटी है, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे मेरे काम से एंग्जाइटी है। हाउ इज बंजी जंपिंग अ सोल्यूशन? सो टोन डेफ। जस्ट डूइंग समथिंग मैस्कुलिन और बॉल्जी अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन दैट हेल्प्स विद एंग्जाइटी। ये तो क्या ही। वैसे इंडिया में तो कोई एडवेंचर स्पोर्ट में मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी जो सेफ्टी मेजर्स कुछ है ही नहीं। बाय चांस यू आर सेफ, या यू आर नेवर श्योर कि आप उनके सेफ्टी मेजर्स की वजह से सेफ हैं। इफ यू आर सेफ देन दैट्स द एडवेंचर, दैट्स क्यों बच गए। बड़ी बड़ी राइड्स जो 50-50 लोगों को ले करके घुमा रही हैं, वो गिर जा रही हैं, लोग मरे जा रहे हैं। हाँ, बट देयर एक्सक्यूज ऑलवेज इज दैट अरे क्या 2% ही है, द रिस्क इज व्हाट 2% और 1%। इमेजिन द ट्रेजेडी। वो लोग तो हैजार्डस काम करने नहीं निकले थे, वो तो फन के लिए निकले। हाँ, बट इमेजिन पुटिंग अ परसेंटेज और कॉस्ट टू समवन्स लाइफ दैट यू डोंट लुक एट दिस एज अ डेथ, यू लुक एट दिस एज 1%. You look at this as 1%. This is someone's mother, someone's father, somebody's kid. For you, this is just data. सरकार के लिए अभी जो नीट में बच्चों ने सुसाइड किया, दिस इज जस्ट डेटा. दे डोंट केयर अबाउट दिस. यू नो द वर्स्ट थिंग इज कि अभी मन की बात में उसका कोई जिक्र ही नहीं है, जो इतना कुछ हो गया 1 महीने में। बंद हो गया ना पॉडकास्ट. मन की बात होता है अभी? नहीं होता है. होता है. हाँ. ये नहीं आता मेरे फीड में. ये नहीं आता. इस पर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला ही नहीं. मन की बात छोड़ो, अलग से बोलना चाहिए था. इतने बच्चों ने खुदकुशी कर ली है, इतने घर तबाह हो गए हैं, तो आपको ये, और एक ही महीने में 4 एग्ज़ाम्स, मई के महीने में 4 एग्ज़ाम्स गड़बड़ हो गए, और बच्चे दोबारा उनसे CBSE तो फीस भी ले रहा है, सुना है. आई एम नॉट श्योर कितनी ले रहा है, लेकिन फ़ीस ले रहा है. और अगर आपको अपनी कॉपी चेक करानी है, पूरी कॉपी का अलग रेट है, एक सब्जेक्ट का अलग रेट है, एक क्वेश्चन का अलग रेट है. तो आप ये सोचिए कि ये किस तरह का एक्सट्रैक्शन है. ये एजुकेशन इज अ बिजनेस ना ओवर हियर. ये तो क्लियरली धंधा ही हो गया.
फिर अभी ऐसे जगह पे पेपर नहीं बिकेगा तो कहाँ बिकेगा बताओ? अगर क्वेश्चन का रेट लग रहा है तो क्वेश्चन पेपर का रेट क्यों नहीं लगेगा? अभी मैं बताऊं, एक एजुकेशनिस्ट से जो गवर्नमेंट में रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं, उनसे मैं बात कर रही थी इस बारे में। तो उन्होंने कहा अभी आपको ये नहीं पता, NIOS जो नेशनल ओपन स्कूल सिस्टम है, उसमें पूरे के पूरे सेंटर सेल आउट हो जाते हैं, किसी कोई और एग्ज़ाम देता है बैठ करके। ये हाँ, ये मेरे को लगता है यूपी या बिहार कहीं तो होता था। मैं 2018 में कोई शो पे काम कर रहा था जिसके रिसर्च में हमने देखा था ये कि दे प्लांट अदर पीपल, या तो विंडो से आके कोई तो आंसर चिल्लाता है। इसका वीडियो लीक हुआ था। यूपी में तो गोरखपुर या कहीं पर पेरेंट्स खुद ही नकल करवा रहे थे बच्चों को। हाँ, मैंने ये भी देखा था। देयर इज सम रेट टू इट। आपको पता है, आपको याद रहेगा वो लड़की जो फर्स्ट आई थी एग्जाम में जिसको बिहार क्वेश्चन, वाली। यस यस, ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस हमारे कंट्री में। वो टीचर है जिसको एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता है। हाँ, यस यार, हमारे इधर क्या विश्व गुरु बन रहे हैं। हाँ, हमारे इधर एजुकेशन का कोई इज्जत नहीं है। थिंक अबाउट इट दिस वे, इन अ कंट्री जहाँ पे नेता बनने के लिए आपको डिग्री या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑफ कोर्स उस कंट्री का पीएम एक डिग्री होने पे अकड़ दिखाएगा। इन एनी अदर कंट्री हैविंग अ डिग्री इज अ बेयर मिनिमम। यू गेट इट, यू नीड टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग। अपने इधर एक तो डिग्री फर्जी है कि नहीं वो डिबेट हो रहा है, और अकड़ ही इस बात पे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, विच शुड हैव बीन द बेयर मिनिमम। द बार इज सो लो कि एक अनपढ़ आदमी भी यहाँ पे नेता बन सकता है, विच इज वाई द डिग्री स्टैंड्स आउट। अदरवाइज इट शुडंट हैव बीन अ डिस्कशन इन द फर्स्ट प्लेस। मैं ये सोच रही हूँ, अच्छा वो हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में सारी दुनिया को पता चल जाता। देश की बदनामी हो जाती। देश की बदनामी होती, बताओ। आपस में बात कर लेते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। क्या काहे की देश की बदनामी फॉर अ कंट्री जिसका पीएम बस घूमते रहते हैं, हमारे एक नेबर से बनता नहीं है। हाँ, दोस्त बना ही नहीं रहे, पता नहीं क्या सबको चिढ़ा के आ जा रहे हैं। चिढ़ा के ऑल्सो व्हाट इज अभी देखिए ना, इटली ने भी कुछ हमारे खिलाफ कर दिया। वो इतनी मेलोनी मेलोडी क्या क्या हो रहा था, और उसने भी कोई डिसीजन ले लिया। मुझे, मैं इतना कंज्यूम नहीं करती हूँ गोदी मीडिया, इसलिए मुझे ध्यान नहीं है। आपको पता है ना वो कंटेंट क्रिएटर जिसने नरेंद्र मोदी का एक्टिंग किया था, हाउ ही गोज एंड हग्स पीपल। हाँ, उसके साथ क्या हुआ, उसका तो सब उसका वीडियो तहस-नहस। हटा दिया हाँ, था। हाँ। दैट वीडियो वाज वेरी फनी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मजाक होना चाहिए, फनी वीडियोस बनने चाहिए। बस मेरे पे नहीं बनने चाहिए। वो आगे वाला पार्ट हमने सुना नहीं। वो बोलते हैं ना, क्रिटिसिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, जस्ट डोंट क्रिटिसाइज मी। जैसा कांग्रेस के लिए भी है ना, एवरी पार्टी वांट्स अ फेयर इलेक्शन, दे जस्ट डोंट वांट इट विद इन द पार्टी। ये हर पार्टी को फेयर इलेक्शन चाहिए। कांग्रेस में से तो सिर्फ बीजेपी के लोग हटा दें, RSS के लोग हटा दें तो भी काफ़ी ठीक कर लेंगे। हाँ, अभी तो मतलब हट ही गए थोड़ी। क्या हाँ, कुछ वो बड़ा फनी है ना कि देखो, दो चीफ मिनिस्टर तो डायरेक्टली बीजेपी के कांग्रेस से आए हुए हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा और ये सुवेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी। ये लोग का बिफोर आफ्टर वीडियो देखने को बहुत मजा आता है, बिकॉज हम लोग क्या पलटी खाया है ये लोग। बट इसमें भी मुझे किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग एंगल बताया। दे डोंट लुक एट अ पॉलिटिकल पार्टी जैसा द PM and Home Minister duo have never been in opposition while being a national party, right? The Congress has been in the opposition. So this duo will do whatever it takes to be in power. Which is why politicians are moving here, because this is a party that will enable things. They won't stop you. कांग्रेस इज द ऑपोजिशन नाउ। तो अगर कांग्रेस का नेता कोई गलत करेगा, कांग्रेस उसे रोकेगा कि मत कर, तेरी वजह से नाम खराब हो रहा है, हमें पावर में आना है तब करेंगे। वॉट एवर कांग्रेस का आर्ग्यूमेंट इज, कांग्रेस वोंट एनेबल राइट नाउ, दीज पीपल विल एनेबल। एंड जब ये लोग कांग्रेस में पावर में थे, कांग्रेस का एक्यूजेशन ये लोग करप्ट थे, ये थे XYZ थे, तो ये लोग एक्चुअली करप्ट लोग हैं। दे जस्ट वॉन्ट एन एनेबलिंग पार्टी जहाँ पे लोग अपना करप्शन कंटिन्यू कर सके। जो लोग भी मुझे ये बोलता है ना कि एक्चुअली बीजेपी कॉर्नर कर देता है या नेता को डरा देता है, आई एम लाइक यू आर टेकिंग ओनर्स अवे फ्रॉम द पॉलिटिशियन हु इज एक्चुअली करप्ट। एक्चुअली बिस्वा शर्मा और सुवेंदु ये दोनों करप्शन के ही लिए, इनके बारे में इतनी करप्शन पे बात की है, इनको ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा करप्शन करते देखा गया। तो वही दे वांट अ पार्टी दैट विल एनेबल देयर करप्शन। यस, अब वो सही जगह है। हाँ, और अगर कांग्रेस वापस पावर में आ गई और कांग्रेस ने बोला ना हम तुम्हें खुला छूट देंगे, ये लोग वापस कांग्रेस में आ जाएंगे। ये लोग इंटेलेक्चुअली और आइडियोलॉजिकली डिसऑनेस्ट है। तो विच इज, डोंट जस्ट ब्लेम, आई थॉट आई विल नेवर से दिस, बट डोंट जस्ट ब्लेम बीजेपी।
कभी कभी नेता इनहेरेंटली भी तो खराब हो सकता है। लेकिन हर जगह का कूड़ा एक ही जगह जमा हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कितना माहौल बड़ा कहाँ प्रॉब्लम पर है, है। कितना बड़ा प्रॉब्लम। माहौल कहाँ पर है अगर हर जगह का क्रिमिनल किस्म का आदमी जिसने रेप किया, मर्डर किया, करप्शन किया, और वो एक ही जगह आ A रहा है। party with, we'll have to check the statistic, but last time I checked it was 54. A party with 54 MPs that have crime against women is telling us तुम्हारी लड़कियों को मुसलमानों से सेफ रखो। इनसे नहीं रखो। बताओ, तुम्हारे 54 MPs है जिन पे क्राइम अगेंस्ट विमेन है, तुम क्या बात कर रहे हो औरतों के सेफ्टी का? और कोई क्यों नहीं पूछ रहा है ये? Sometimes I wonder, is it that people who are talking they are brave, or is it that everyone around us is scared? Because I don't think this is a brave act. इसमें एक एंगल और है, मुझे लगता है कि अपनी धर्म के आदमी से कत्ल होना, बलात्कार होना और ठगा जाना में कोई सुख है। क्योंकि जब कोई किसी दूसरे धर्म के आदमी से किसी मुसलमान ने शादी कर ली तो वो लव जिहाद है, उसका घर तोड़ दो, सब कर दो। लेकिन एक हिंदू पति अगर अपनी पत्नी के दहेज के लिए हत्या कर देता है, सास हत्या कर देती है पूरा परिवार पर करके, तो कोई आउटरेज नहीं होता है। तो समाज में ये कुछ एक्सेप्टेड है कि अरे वो तो हमारे ही धर्म का था, अगर उसने कत्ल कर दिया, अगर उसने दहेज के लिए मार दिया तो क्या वो हमारे ही धर्म का था। आई थिंक देयर इज़ सम शिफ्ट इन दिस अंडरस्टैंडिंग। वो जो आखिरी बार जो भी आउटरेज हुआ था किसी क्राइम के लिए, मुझे नहीं याद है कि किसी अपने ही धर्म, अपनी ही जाति के आदमी के लिए कोई बोल रहा है। हिंदू खतरे में तभी है जब भी मुस्लिम अटैक कर रहे हैं। जब भी हिंदू को अटैक कर रहा है, हिंदू खतरे में नहीं है। जब भी अडानी आदिवासियों की ज़मीन ले रहा है, टाटा नैनो के लिए आदिवासियों की ज़मीन लिया, वो टाइम पे हिंदू खतरे में नहीं है। मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को डेट करे तो उसके बर्थडे पार्टी में गया तो तोड़ दो, मार दो। हाँ, और अपने ही धर्म के लोग जब बलात्कार भी करें, हत्या भी करें, गैंगरेप भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो हमें क्राइम से प्रॉब्लम नहीं है, क्रिमिनल और विक्टिम के आइडेंटिटी से प्रॉब्लम है। हाँ, क्राइम इज ओके। क्राइम जैसा हमारे यहाँ पे लोगों को लात मारने से दिक्कत नहीं है, रास्ते पे पड़े हुए नींबू मिर्ची को लात मारने से दिक्कत है। यू गेट द माइंडसेट, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। ये लोग फिर बोलता है यू आर हर्टिंग आवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हमारी आस्था आहत होती है। नया डायलॉग सीखा है ये लोग। वी आर नॉट हर्टिंग आवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, यू आर ओनली सेंटिमेंटल अबाउट रिलीजन। दोज आर द ओनली सेंटिमेंट्स यू हैव। तुम लोग काली बिल्ली को देख के गाड़ी रुका देगा लेकिन एम्बुलेंस को ओवरटेक नहीं करने देगा। तो तुम लोग आस्था का बात मत करो, तुम लोग इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट लोग हैं। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि विदेश में या किसी दूसरे मुल्क में जाके जो हर जगह गरबा कर रहे हैं वो मत करो, वो भी आस्था बन गया। गरबा इज ऑल्सो आस्था ना। हाँ, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था ऑन प्रोपेगेंडा, जहाँ पे उसने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। दिस वाज द, आई थिंक द एडिटर इन चीफ ऑफ चार्ली हेब्डो राइट आफ्टर द अटैक। He said, religion is the political wing of faith. So if you are entering politics, be open to criticism, because politics is about criticism, which is very interesting because faith is private, religion is public. And if you are being public and if you are being political, you will be criticized. अभी थोड़े दिन पहले ईद जब आने वाली थी ना, तो मैंने एक अपील सी करी थी कि बहुत सारे लोग इस वक्त, बहुत सारे मुसलमान, बुलडोज़र का अन्याय हुआ है उनके साथ लिंचिंग्स हुई हैं, वो बहुत सताए गए हैं इस बीच। तो आप बजाय इसके कि कुर्बानी करें, आप उस कीमत को किसी की मदद करने में, किसी ऐसे विक्टिम की मदद करने में लगा दीजिए जिसने अपने किसी ब्रेड अर्नर को खो दिया है और लिंचिंग हो गई है, ये सब है। तो इतने मुसलमान मुझे धर्म सिखाने आ गए, जबकि विद इन फेथ ऑल्सो ये है कि जो हज कर रहे हैं उनके लिए फ़र्ज़ है कुर्बानी करना, जो हज नहीं कर रहे हैं उनके लिए फ़र्ज़ नहीं है। जो फ़र्ज़ नहीं है उसके बारे में आप कोई बेहतर डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हैं। इतने तो मैं ये सोचती हूँ कि ये सिर्फ इट इज़ नॉट अबाउट वन कम्युनिटी, इट इज़ अबाउट एवरी कम्युनिटी। या ऑल्सो दिस एंटी पुअर सेंटिमेंट इज इनसेन। फर्स्टली ये लोग ने पहला विक्टिम का एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन हुआ करता था। अभी अगर सब खतरे में, सबको मारा जा रहा है, तो अभी विक्टिम है कौन? ये लोग ने विक्टिम का आइडिया ही ब्लर कर दिया है। बिकॉज द मोमेंट यू गो ट्राई हेल्पिंग समवन, समबडी विल बी लाइक अबे ये भी तो विक्टिम है, इसके साथ भी हुआ था, ये भी हुआ था। हु डू यू हेल्प देन? व्हाई इज एवरीवन गिल्ट ट्रिपिंग अस? और ये क्या विक्टिम ओलंपिक्स लगा के रखा है?
वन दैट एंड सेकंड दिस एंटी पुअर सेंटिमेंट. मैंने भी जो बांद्रा ईस्ट में डिमोलिशन हुआ था, मैंने इसके सपोर्ट में वीडियो डाला था कि आज बांद्रा ईस्ट में हो रहा है, कल बांद्रा वेस्ट में होगा, और जैसा आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसा उस दिन कोई और बच्चा खड़े रह के वीडियो बनाएगा और फिर अपने घर चले जाएगा. तो स्पीक अप अगेंस्ट दिस. द अमाउंट ऑफ हेट आई गॉट, नॉट दैट आई एम बॉदर्ड अबाउट द हेट, बट द टोन डेफ आर्ग्यूमेंट कि ये इलीगल है. अरे दोस्त, इलीगल तो बहुत सारा जगह है. रईस लोग भी तो बीएमसी का मटर्निटी वार्ड ये सब लेके उधर अपना बिल्डिंग बनाया है ना. क्यों, कंगना का ऑफिस भी तो इलीगल ही था ना, जो शिवसेना ने तोड़वाया था. रईसों की चीज़ें भी इलीगल है, गरीबों की चीज़ें भी इलीगल है. पहली बात ये. दूसरा, ये लोग जो आर्ग्यूमेंट देता है टैक्स नहीं भरता है, सब लोग इनडायरेक्ट टैक्स भरता है. ये कैसे दिमाग में बैठ गया लोगों के कि कोई टैक्स नहीं दे रहा है इस देश में. इट इज़ वेरी ऑल्सो, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ तुम्हें समझाने के लिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है. अगर तुम चैट जीपीटी पे चीज़ें सर्च कर सकते हो, अगर पॉन सर्च करना आता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी खुद सर्च कर लो. ये तो मतलब इफ यू हैव इंटरनेट एंड यू कैन सर्च थिंग्स, यू आर एक्टिवली चूजिंग टू नॉट रिसर्च ऑन दिस. यू आर बीइंग टोन डेफ ऑन पर्पस एंड दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू. डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसा अगर मेरे पास से 100 रुपए और अंबानी के पास 10,000 करोड़ रुपए, हम दोनों 18 रुपए का सिगरेट खरीदे, तो मेरे सेविंग्स का ज्यादा % टैक्स में गया, उसके सेविंग्स का कम गया. इनडायरेक्ट टैक्स इज कंसिडर्ड टू बी एन इविल टैक्स. आप ये सोचो, जो लोग टूथब्रश, आटा, दाल, चावल, ये जो चीजें हैं, इन सब पे हम बिना मोल भाव किए हुए जीएसटी दे ही रहे हैं. यस. जो आदमी भीख मांग रहा है, वो भी सुबह उठ के मंजन करता है, वो भी टैक्स दे रहा है. भाई कमाल है. ये लोग कैसे कह देते हैं कि टैक्स नहीं, जबकि अपने यहाँ इनफॉर्मल टैक्स जो इंडायरेक्ट टैक्स जो है वो कितना ज्यादा है. हाँ, एंड आई डोंट गेट व्हाई पीपल हु हैव एक्सेस टू इंटरनेट डोंट गेट दिस, बट दे हेट पुअर पीपल. ये क्या समाज है जहाँ पे किसी का घर तोड़ा जा रहा है और तुम खुश हो रहे हो? लाइक दिस इज समथिंग दैट्स बॉदरिंग मी. देयर आर पीपल हु आर लेफ्ट होमलेस. और इस मौसम में आप इसके 3 लेयर्स है, आप समझिए. चलो, मैंने माना इलीगल एनक्रोचमेंट है. आपका आर्ग्यूमेंट है इलीगल एनक्रोचमेंट है. हाँ चलो, ये इलीगल एनक्रोचमेंट है. सरकार की ज़मीन पे ये क्यों रह रहे हैं नकली स्ट्रक्चर बना के? नहीं, अब तो जो दिल्ली में अभी एक शालीमार कॉलोनी है कोई, वहाँ पर तो उन्होंने बाकायदा ख़रीदा है, वो फ्री होल्ड है. और उसके मैं तो, हाँ, आपको पता है वो मुस्लिम इंसान जो स्कूल बनाया था जिसके पास सब पेपर्स थे, तो ऐसा नहीं कि लीगल स्ट्रक्चर्स नहीं तोड़े जा रहे. मैं बस बोल रहा हूँ तोड़े जा रहे हैं, लीगल भी तोड़े जा रहे, इलीगल भी तोड़े जा रहे. इनको तोड़ा इसके लिए जा रहे हैं क्योंकि ये मुसलमान लोगों की बस्ती है, ठीक है. और फिर घूम फिर के ये लोग बोलेंगे इलीगल एनक्रोचमेंट है. अगर ये इलीगल एनक्रोचमेंट है, अगर आप बोलते हो यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं, ठीक है, चलो आपका आर्ग्यूमेंट मैं मान भी लिया एक टाइम पे, यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं जो लोग बाहर से आए हुए हैं, तो सरकार इलेक्शन के टाइम पे अपना पोस्टर यहाँ पे क्यों लगाती है? यहाँ का लोग वोट दे सकता है ना, मतलब. तो ये बांग्लादेशी नहीं हुए ना, ये इधर के ही लोग हुए जिनके खिलाफ तुम्हें नफरत है. फिर क्यों बोलता है बांग्लादेशी लोग को पैसा देता है? बांग्लादेश खुद के लोगों को पैसा नहीं दे पा रहा है, कहाँ हमारे लोग को पैसा देगा? क्यों इन्हें बांग्लादेशी बोलता है? ये इलीगल है. फिर ये लोग, उन्हें गुस्सा इस बात से नहीं है कि गरीब लोग फ्री में रह रहे हैं, उन्हें गुस्सा इस बात से है कि ये लोग 3 करोड़ रुपए देने के बाद भी 2 BHK में रहेगा, जिसका लोन ये लोग 20 साल तक भरेगा. द प्रॉब्लम इज दैट, एंड दे हैव नो पंचिंग बैग, विच इज व्हाई दे यूज पुअर पीपल एज पंचिंग बैग. अगर मैं कोई महंगे बिल्डिंग में घर खरीदूं 3-4 करोड़ का, तो हम लोग क्या एक्सक्यूज देते हैं? हमने घर इसीलिए खरीदा है, इट्स नॉट फॉर द हाउस, इट्स फॉर द अम्यूनिटीज, बिकॉज इट कीप्स माई मेंटल हेल्थ एट पीस. दिस इज अवर आर्ग्यूमेंट. तो अगर एक गरीब इंसान रास्ते पे स्टेशन के बाजू में रह रहा है, भले वो पैसा नहीं दे रहा है, अपने मेंटल पीस में तो पे कर रहा है ना. कौन चाहता है मेरे घर पे कॉकरोच रहे? कौन चाहता है मैं ट्रेन के बाजू में रहूं, मेरे घर के अंदर चूहे रहे? उन लोग का मेंटल पीस नहीं है. ये बस बांद्रा वेस्ट का मेंटल पीस होता है, ईस्ट का मेंटल पीस नहीं होता है. और जो प्रधानमंत्री आवास योजना की इतनी बातें हर चुनाव में बोली जाती है कि इतने लोगों को मकान दिया, वो लोग कहाँ हैं फिर? और अगर आपको मकान आप दे रहे हैं, जिन लोगों का भी आप तोड़ रहे हैं, उनकी कोई टेंट, कोई प्लास्टिक का टेंट दे दो उनको. कोई तो ऐसी जगह बना दो कि इंटरिम पीरियड के लिए वो लोग वहाँ रह लें. एक बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री बनी है, वर्टिकल लिविंग या वर्टिकल हाउसिंग करके, मेरे एक फ्रेंड ने ही बनाई है. वो डॉक्यूमेंट्री में वो लोग ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है. फर्स्टली, ये आनंद पटवर्धन के डॉक्यूमेंट्री में भी इसका एक कॉन्टेक्स्ट है कि अगर कोई आदमी अपने गांव से मुंबई आ रहा है, जो रास्ते पे रह रहा है, तो वो क्यों आया है और उसके गांव में ये काम अवेलेबल क्यों नहीं है? पहली बात. दूसरी बात, ये लोग को यूनियनाइज क्यों नहीं किया गया, और जिसने बुलाया उसने वापस भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली है? किसी ने तो बुलाया ना बिल्डिंग में ईंट लगाने के लिए, काम कराने के लिए, तो ये उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि तुम वापस भेजो.
हम इसको अकाउंटेबल क्यों नहीं, जिसने प्रॉफिट कमाया इसमें, व्हाई इज दैट पर्सन नॉट बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल? एंड थर्डली, जब भी ये घर तोड़ा जाता है और इन्हें महाड़ा, SRA, DD, आई डोंट नो यहाँ पे क्या है, जब भी सरकार इन्हें कोई कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में रहने देती है, वो बिल्डिंग हमेशा खराब कंडीशन में रहती है, वहाँ पे लिफ्ट नहीं चलता है। ठीक है, अगर आप एक रास्ते पे रहने वाले गरीब इंसान को जो रोज अपना बकेट में पानी भरता और घर में जाके नहाता है, उसे उठा के 13वें माले पे डाल दोगे, वहां पे पानी नहीं आ रहा है, वो 13 माला नीचे खाली बकेट लेके आएगा और पानी भर के वापस ऊपर जाएगा, फिर तो ये छोड़ के वापस रास्ते पे आएगा ही ना। आप 13वें माले पे उसे होपलेस कैसा रख सकते हो? लिफ्ट नहीं चल रही है, बिजली नहीं आ रही है बिल्डिंग में, 13 माला चढ़े, बूढ़ा इंसान जिस पूरी जिंदगी झुग्गी बस्ती में रहा है, आप उसे 10 माला चढ़ा रहे हो, 8 माला, 2 माला भी क्यों चढ़े? अगर आप एक एम्यूनिटी प्रॉमिस कर रहे हो तो एम्यूनिटी बस एक बिल्डर क्यों दे पा रहा है, सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? हर एम्यूनिटी में सरकार कैसा फेल हो रही है? ये कैसा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है जहां पे पब्लिक गार्डन सरकार उठा के प्राइवेट बिल्डर को बेचती है, प्राइवेट बिल्डर पब्लिक गार्डन पे प्राइवेट बिल्डिंग बनाता है, और बाहर से आया हुआ बिल्डर बिल्डिंग बेचते टाइम पे लोगों को बोलता है इस गार्डन में बाहर के लोग नहीं आएंगे। ये डेवलपमेंट हुआ कि ये गेट कीपिंग ऑफ रिसोर्स हुआ? जो बच्चे लोग उस ग्राउंड पे, उन लोग के पास नहीं है जिम खाना के मेंबरशिप का पैसा, गरीब लोग कहाँ पे हैंग आउट करेंगे? गार्डन में हैंग आउट करेंगे ना, उनका सोशल गया। हाँ, अभी तो वाइकेरियस प्लेजर्स, गरीब लोग यहाँ पे हैंग आउट करेंगे। आपने अभी जो ग्राउंड पे हैंग आउट करता था, कुछ साल बाद वही उस बिल्डिंग का वॉचमैन बनेगा। ये कैसा आइडिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट डेवलपमेंट, प्राइवेटाइजेशन इज नॉट डेवलपमेंट। आपने कहा यूनियनाइज नहीं करने दिया। आपको पता है अभी जब यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ नोएडा में, और हाँ, वर्कर्स प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पर कोई अब कंपनी डायरेक्टली किसी को एम्प्लॉय नहीं करती है, अब थर्ड पार्टी होता है, जो एजेंसी होती है वो सप्लाई करती है, और एजेंसी जो है वो इन मज़दूरों को कभी भी पक्के कागज़ में किसी कंपनी में तो दिखाती नहीं है, ना कंपनी दिखाती है, ना दे डोंट बिलोंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी फैक्ट्री, दे आर डाउन टू डेली वेजेस। अभी उन लोगों की 2-3 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, 12,000 की 12,000, 5 साल से किसी की सैलरी, 2 साल से किसी की, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उनके लोगों को पता ही नहीं चल रहा वो किस जेल में रखे गए। तो आप ये सोचिए कि जो, और ये सब एबल बॉडीड यंग लोग थे। आप ये सोचें कि हम अपने यूथ के साथ कर क्या रहे हैं, मतलब क्या, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है उसको नहीं बनने दे रहे, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है उसको नहीं करने दे रहे हैं, कोई सिविल सर्विसेज में स्टेट की आना चाह रहा है वहाँ नहीं, कोई टीचर नहीं, जो मजदूरी कर रहे हैं उसको मजदूरी भी नहीं करने दे रहे हो। तुम चाहते क्या हो? हमारे इधर ये बेसिक डिस्कशन कि स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर का मिनिमम वेज क्या रहना चाहिए। अगर आप इन गिग वर्कर्स को ऐसा हायर कर रहे हो तो ये लोग का मिनिमम वेज क्या रहना चाहिए, इनकी सिक्योरिटी, इनका इंश्योरेंस, ये सब कौन इंश्योर करेगा? ये थोड़ी कि तुमने कोई मजबूर मजदूर पकड़ा, उसको बाइक दे दी और बोला भगाओ, 10 मिनट में पहुंचाते रहो। ये मैगी है जो 2 मिनट में बनेगा, तुम 10 मिनट में पहुंचा दो, बस यही है। शायद बाइक वाले लोग जो हैं उन्हीं को अपॉइंट करते हैं ये लोग, जिनके पास ऑलरेडी बाइक हो। कुछ ऐसी शर्तें होती हैं इनकी कि अगर आपके पास बाइक है देन यू आर एलिजिबल। आई थिंक इट चेंजेस फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, बट हाँ, बिकॉज मुंबई में देयर इज अ बाइक दैट यू कैन रेंट व्हिच इज कॉल्ड यूलू। हाँ, तो यहाँ पे भी अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग यूलू पे डिलीवरी करते हैं। कुछ लोग साइकिल पे भी करते हैं इस मौसम में, सोचिए साइकिल पर करते हैं। हाँ, अभी उस दिन हम लोग जा रहे थे तो एक यूलू वाले ने हमारी गाड़ी को ठोक दिया, थोड़े टाइम पहले की बात है, एंड ही गॉट सो स्कैर्ड दैट माई फादर विल गेट डाउन एंड थ्रैश हिम। एंड व्हेन माई फादर सेड अरे ठीक है यार, इतना क्या टेंशन ले रहा है, देयर वाज अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस बिकॉज इन दैट 1 second ही सॉ हिज लाइफ फ्लैश इन फ्रंट ऑफ हिम। आपको उस टाइम पे पता चलता है आप कितने पावरफुल हो। भले आप वैगनार में रहो, स्विफ्ट में रहो, नैनो में रहो, आपको पता चलेगा एक यूलू वाला कितना हेल्पलेस है। बिकॉज अगर आपने उसको रुका के पीट दिया ना, तो ना ही बस वो मार खाया, उसके डिलीवरी का टाइम लेट हो गया और उसकी रेटिंग अफेक्ट हो गई। दीज रेटिंग्स वर्क ऑन एवरेजेस। और अगर जैसा जिन लोग को इंडायरेक्ट टैक्स नहीं समझता, इंडायरेक्ट टैक्स और एवरेज दोनों के बारे में पढ़ो, 1 lesser rating can affect the entire average. Yes. So you get it. And they request for good rating also. Yes, because that's their livelihood. Imagine a man saying please 5 star दे देना। तो हम लोग को दिक्कत ये बात से नहीं है कि हमारी गाड़ी ठुक गई, बिकॉज गाड़ी ठुकती है ना तो इंश्योरेंस में ठीक हो जाती है। बिल्कुल दिक्कत ये नहीं है, हमको दिक्कत ये है कि तू काम कैसा कर रहा है, तू लाइफ में आगे कैसा बढ़ रहा है। How dare you? Yes, जब भी एक वैगनर एक ऑडी को ठोकती है तो इट्स नॉट लाइक ऑडी वाले के पास गाड़ी ठीक कराने का पैसा नहीं, उसको दिक्कत ये है कि साले तेरे पास गाड़ी आई कहाँ से।
So I'm again struck with this exam thing and all, क्योंकि एक महीने में 4 बड़े एग्जाम्स गए, 1 करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स डायरेक्टली अफेक्टेड एंड देन उनकी फैमिलीज। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने सिस्टम पे बेसिक यकीन नहीं रखेंगे, आपको लगता है कि ज़िंदगी में ये कुछ भी बनेंगे? क्या ये भारत में अपने देश में रहना चाहेंगे? या ये ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, रिसोर्स ड्रेन नहीं होगा? मैं कुछ तो ये बनेंगे, कुछ तो करेंगे ज़िंदगी में कभी, एक तो ट्रस्ट के बिना करेंगे। बट ये लोग अपने बच्चे को कैसा डॉक्टर बनाएंगे बताइए? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को भी कैसा डॉक्टर बनाएगा कि पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाती है, लास्ट मिनट सेंटर शिफ्ट हो जाते हैं, वो दैट्स ऑल्सो थिंग कि लास्ट मिनट सेंटर शिफ्ट कर दिया। नहीं है लोगों के पास पैसा। कभी हुआ था जब भी इंडिगो के फ्लाइट का हुआ था तभी लोगों की एग्जाम मिस हुई थी या ऐसा कुछ हुआ था, है ना? There is so much news to consume, I keep forgetting क्या क्या हुआ। But I vaguely remember this, people are like हमारी एग्जाम मिस हो जाएगी because last minute सेंटर चेंज हो गया है। अगर तुम स्टूडेंट्स को ऐसा कुत्तों जैसा ट्रीट करोगे तो देश में कोई पढ़ने के लिए क्यों, लोग बाहर क्यों जाते हैं पढ़ने को? लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे पढ़ने को? आप पूछो ना। क्योंकि 1 साल का कोर्स वहाँ 1 साल में ख़त्म हो रहा है, डिग्री मिल रही है और उसके बाद वो एलिजिबल हो जा रहा है। बिहार में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल ले रहा है। हाँ, कैन यू इमेजिन दिस? मुझे याद है रविश की रिपोर्ट में रविश ने कवर किया था कि बच्चों को कुछ BA या MA करना है, 2-3 साल का कोर्स 5-5 साल तक चल रहा है, टीचर ही नहीं आती, अटेंडेंस ही नहीं है। कोई इतने साल ये सरकार रही जो सुशासन की सरकार कहते थे नीतीश बाबू की सरकार को, उसने अपने सेशंस को ही नहीं ठीक किया। क्या इतनी बड़ी इसमें परेशानी है कि क्यों नहीं कर सकते आप? टाइम पर स्टार्ट कीजिए, टाइम पे ख़त्म करिए। ये कितना बड़ा मामला है जो वो नहीं कर पा रहे हैं। और अब तो पता नहीं क्या होगा। अब तो जो आदमी आया वो नीतीश की जगह, वो तो क्रिमिनल रिकॉर्ड और क्या क्या है। हाँ, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे ना? हो रहे थे, कुछ तो हो रहा था। ओके। बट अभी मुझे लगता है हर बात पे कोई ना कोई तो प्रोटेस्ट कर ही रहा है अभी। व्हाट इवन क्वालिफाइज एज अ प्रोटेस्ट, आई डोंट नो। इज सोशल मीडिया आउटरीच अ प्रोटेस्ट? पीपल सिटिंग समवेयर इज अ प्रोटेस्ट? आई डोंट नो व्हाट अ प्रोटेस्ट इज। तो प्रोटेस्ट करने वालों को ग्रेजुअली ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई देयर प्रोटेस्ट इज यूजलेस, इनइफेक्टिव, इट हैज़ नो इम्पैक्ट। तो इम्पैक्टलेसनेस ऑफ प्रोटेस्ट पर हम लोगों को पूरा डिस्कोर्स करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सरकार जो ड्यू है वो दे नहीं रही, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो खिल्ली उड़ा रहे हैं आपकी। ठीक है, तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि अब इस जनता की ज़रूरत सरकार को नहीं है। इस जनता की ज़रूरत इस सरकार को नहीं है। हाँ, अब नहीं है। हाँ, अब उनके पास ऐसा सिस्टम है कि वो अपनी पसंद की जनता से ही वोट लेंगे। किसने बोला था? सुवेंदु ने बोला था ना, मैं हिंदुओं के वोट से पावर में आया हूँ तो मैं बस हिंदुओं के लिए काम करूंगा। स्टेटमेंट आफ्टर विनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी लोगों ने को वोट देना अलाउड था और उन्होंने किसी और को वोट दिया, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन मैं तो उस चीज़ की बात कर रही हूँ कि दे आर क्रिएटिंग और सिलेक्टिंग people who will vote for them only. Yes. Only they are allowed to vote. All those who are not going to vote for them, or in their perception. In their perception. Can you imagine how, I mean, there are several lakhs of people were not allowed to vote. Yes. Around 90 lakh का हुआ था और उसमें भी 30+ lakhs, 35 lakhs people submitted their affidavits, their applications that they are not being allowed to. Yes. They did 2-3 rounds of hearings also, I think. Yeah. So they are creating a public of a voter of their own choice. Yeah. Make in India. ये लोग खुद का घर से EVM लाएंगे, घर से वोटर भी लाएंगे। But this insecurity is very, they are so insecure. That is why they will not go. They are so much into it. और किसी में बने रहने की इतनी भूख है ही नहीं. As you said कि राहुल गांधी को अपोजिशन में रहना आता है. इन लोगों को अपोजिशन में रहना नहीं आता है. इन कांग्रेस को अपोजिशन में रहना आता है, इनको आता ही नहीं. They would go, बस है. ये लोग पागल हो जाएंगे. और ये हैंडल भी नहीं होगा because they won't look at it as a political defeat. They'll look at it as an ego defeat. Which is not how. मुझे ये लगता है कि जब कोई सरकार इतने कुकर्म कर लेती है तो उसके पास पावर में बने रहने के अलावा सेल्फ डिफेंस क्या है, क्योंकि पावर से गए तो सीधे this will come down crashing. मगर एक बात और है, जब इतना कॉम्प्रिहेंसिव फेल्योर है, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस,
एजुकेशन, हेल्थ, अब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लिया, इतनी धूम मचा रखी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो जब इतना कॉम्प्रिहेंसिव फेल्योर है तो इनको हटा करके कौन इस मलबे को समेटने आना चाहेगा? मुझे लगता है राहुल गांधी भी सोचते होंगे या अपोजिशन पार्टी सोचती होंगी कि यही बने साफ करने के लिए, हाँ, यही बने रहें और हम इनको क्रिटिसाइज करते रहे और हम अपोजिशन ही बने रहें। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज जो भी पावर में आएगा ना वो 5 साल तो बहुत गाली खाएगा बिकॉज वो बस इनका कचरा समेटने में लगा रहेगा। 5 साल में नहीं समेटेगा। नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ अगर उसे एक टर्म भी दिया जाए ना तो भी 5 साल वो बस गाली खाएगा बिकॉज जैसा बीजेपी बोलता था ना कांग्रेस ने 60 साल में ये किया, वैसा तुमने भी 12 साल में बहुत कुछ किया है जो वापस ठीक करने को इट विल टेक टाइम। और ये लोग तो मेरा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ही 2014 से ही चालू है, तो मुझे पता है कि ये लोग ने बहुत डैमेज किया है और बहुत सारा इरिवर्सिबल डैमेज किया है। लाइक जो अगली पार्टी आएगी वो इनके प्लेबुक के हिसाब से खेलेगी, वो भी मीडिया खरीदेगी, वो भी जर्नलिस्ट खरीदेगी, वो भी फेक न्यूज़ फैलाएगी। अभी करंट एस्टैब्लिशमेंट ने ये दिखा दिया कि आप न्यूज़ सर्कुलेट कर दो, उसका फैक्ट चेकिंग 10 मिनट बाद जाएगा। So there's always a lag period, and once you understand this, every party will use it to their advantage. Yeah. 10 rules of dictatorship या ऐसी कोई बुक है, 10 या 12 rules। मैं प्रोपेगेंडा, द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा उसमें पूरी तरह से। yes, तो मैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर पढ़ रहा हूँ, मेरे से बुक पढ़ी नहीं जाती तो मैं ऑनलाइन आर्टिकल जोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूँ इसके ऊपर कि हाउ दिस वर्क्स। आपके मुंबई में क्या हालचाल है? कुछ वो जो मैनग्रोव्स वगैरह थे वो बचने वाले हैं या जा रहे हैं? वो आप लोग बचा पाएंगे? एक्टिविज्म हो रहा है? नहीं बचा पाएंगे। वो उधर के लोगों ने भी प्रोटेस्ट करना थोड़ा कम ही कर दिया, वो न्यूज़ में आना भी कम हो गया। सब हार गए? नहीं, ये लोग बहुत भोले बेचारे सिंसियर लोग शिद्दत के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नोबडी इज लिसनिंग एंड द स्टेट हैज फुल पावर एंड मशीनरी टू इग्नोर देम। असली बात यह है कि nobody is listening अब, क्योंकि protest is a performatory. You need an audience to protest. You need an audience. And they're making sure you have no audience. अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स का इंस्टाग्राम उड़ा दो, उनका अकाउंट सस्पेंड करा दो, जेल भेजने की धमकी दे दो, आप कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर आप वहाँ पे मीडिया ही ना भेजो तो कवर कौन करेगा? ये प्रोटेस्ट का आउटरीच होगा कैसा? हमेशा कोई मरना चाहिए क्या पॉर्श के नीचे आने के बाद, तभी ही आउटरीच होगा। एक ऐसा धर्म जो कि प्रकृति को पूजता है, जिसमें पेड़ों की भी पूजा है, प्रकृति की पूजा है, नदियों की पूजा है, पहाड़ों की पूजा है और जानवरों की पूजा है। ये ऐसा एक मतलब हर चीज़ की रिस्पेक्ट करने वाला, प्रकृति ने जो भी दिया है उसकी रिस्पेक्ट करने वाला ऐसा समाज, और ये उसी समाज का नाम लेके आए और इन्होंने जल, जंगल, ज़मीन सब बेच डाला। किसी को तो 1 रुपए एकड़ के हिसाब से भी बेचा है। हाँ। सबसे गरीब आदमी है ना देश का वो। 1 रुपए एकड़ क्या होता है? मुझे मिले मैं खरीद लूँ 1 रुपए एकड़ में। मैं जाके ज़मीन देख रहा हूँ हाईवे के पास, डेवलपमेंट प्लान, यहाँ से बाद में रास्ता जाएगा। The luxury and privilege these people have to just get up and buy things and destroy it. मगर इन लोगों को जिन्होंने ख़रीदा उन्हें डर क्यों नहीं लगता जनता से? मुझे ये नहीं समझ आता। उनको क्यों नहीं लगता कि किसी दिन ये सब कुछ जनता को पता चल जाएगा एंड दे विल कम आफ्टर अस, आफ्टर मी? ये क्यों नहीं लगता मुझे? ये जो भरोसा है क्रोनी कैपिटलिस्ट का, ये I'll tell you, क्या उसको ये लगता है कि ये सरकार और ये पुलिस, ये वर्दी, ये सब कुछ सिर्फ हमारे सेवा करती रहेगी? जब जनता आएगी तो ये हमें बचा लेगी। I'll tell you something very interesting. जब भी मैं अंबानी और अडानी को पब्लिकली शेम करता हूँ ना कि ये लोग कैपिटलिस्ट लोग हैं, लोग देश बेच देगा, तो there are people who actually turn around and say, you don't know how much good Mukesh Ambani is doing for the country. Look at how many businesses he runs and how much employment he has generated. उसके स्टैटिस्टिक्स आ चुके हैं। They are not generating much of job or anything. अभी भी हमारे देश में जो No, but even if he is generating job, does it justify the crony capitalism? That No, is my of course point. not. That's the end of discussion then. Yeah. तुम क्यों मेरे पास ऐसा डेटा लेके आ रहे हो? ये तो वही आर्ग्यूमेंट हो गया ना, माँ बाप को कौन से डॉक्टर के पास लेके जाएगा? अरे मुद्दा ये है ही नहीं, हम मोनोपोली के खिलाफ है।
अभी तो इन लोगों ने पहाड़ों पर भी ज़मीनें लेकर के, और जो चौड़ी सड़कें बन रही हैं वो इन्हीं क्रोनीज के लिए बन रही हैं। तो उत्तराखंड के तो बहुत लोगों का मैं देख रही हूँ वीडियो बना करके, वो लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई बख्श दो अब इन पहाड़ों को, अब इनको और एक्सप्लॉइट मत करो, और उनके कौन से जंगल के नदी के जंगल पास काट रहे हैं। कौन से नदी के पास प्रोटेस्ट हो रहा है जहाँ पे वो लोग आदिवासी और गांव वाले लोगों ने बोला हम मर जाएंगे पर यहाँ से जाएंगे नहीं? एक तो हसदेव का चल रहा था जिसमें जंगल पूरा ख़त्म। अब तो जो तस्वीरें आ रही हैं, जो बिफोर आफ्टर की तस्वीरें, टेरेबल, कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ माइनिंग हो रही है वहाँ पर। अंडमान निकोबार में तो कई करोड़ हाँ पेड़ जाने वाले हैं। हाँ अभी उत्तराखंड में जो है हल्द्वानी क्षेत्र में बहुत पेड़ काटे गए हैं, और भी कई जगह पेड़ काटे गए। तो जो वो हो रहा है ना, दरक रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, नीचे उतर आ रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, वो बहुत बढ़ने वाला है। हाँ। तो उत्तराखंड के और हिमाचल के लोग बहुत परेशान हैं। मुझे किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक बताया था, मैंने पता नहीं मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया कि नहीं। बांद्रा में एक एरिया, बांद्रा रिक्लेमेशन, विच हैज़ बीन रिक्लेम्ड लैंड, जो सॉइल डाल के भरा गया है। दिस इज व्हाट द आर्टिकल सेड कि सरकार रिक्लेम्ड लैंड विच इज इन अ पब्लिक स्पेस एक प्राइवेट बिल्डर को कैसा बेच सकती है? ये तो पहली बात, इधर जमीन था नहीं, तुम ये नकली जमीन खड़ा किया। जो पब्लिक स्पेस रहना चाहिए, जो एनवायरनमेंट के लिए रहना चाहिए, तुम वो उठा के एक बिल्डर को बेच दिया है। उधर भी बिल्डर्स का मोनोपोली है, उनके लोगों को सेम दिखते हैं, एक बिल्डर दूसरे के इसमें पार्टनर है, कोई सीएम का पार्टनर है। यही मतलब व्हाट आर द प्राइसेस? इफ यू लुक एट द हाउसिंग प्राइस इन मुंबई यू विल गो मैड। मतलब देयर इज नो वे अ पर्सन विद अ सैलरी कैन अफोर्ड अ हाउस राइट नाउ। अगर आपने घर खरीदा, आप अपने सपने मार के पूरी जिंदगी जीने वाले हो। यू विल नेवर गो सी क्लीन वाटर ऑफ मॉलडीव्स, यू विल नेवर गो सी स्विट्जरलैंड। हमेशा कोई अच्छी गाड़ी नहीं है, सब आपने अपने स्क्रीन पे ही देखोगे। आप यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू योर फोन, दैट्स इट। क्या हम ऐसे जीवन की कल्पना करें जिसमें हम शहरों को छोड़ ही दें और बेसिक्स पर आ जाएं? बिल्कुल वही भुट्टा और वो चना उबाल करके खा लें। फिर खुद को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मत बोलो। राइट टू हाउसिंग इज अ बेसिक ह्यूमन राइट इन एवरी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, और आइडियली इट शुड बी। यू शुडंट बी ऑन द स्ट्रीट्स। ये तो एक ह्यूमन राइट्स वाला आर्ग्यूमेंट है। हम जीत तो पाएंगे नहीं इनसे। मेरा ये है कि क्या हम रिजेक्ट कर सकते हैं पूरा ये जो अर्बन लिविंग है, इसको भारत के लोग रिजेक्ट कर दें? नहीं रहना मुंबई में, नहीं रहना दिल्ली में। आप ये देखिए, दिस इज ट्रू फॉर माई फैमिली ऑल्सो, बिकॉज वी हैव अ हाउस, माई पेरेंट्स वांट टू सेल दैट एंड बाय अ बिगर हाउस, एंड आई एम टेलिंग देम डोंट बाय अ हाउस, लेट्स स्टे ऑन रेंट, इट सेव्स मनी, इट हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी। बट हमारे देश में बहुत सारे लोग, जैसा अभी ये बुलडोजर राज चल रहा है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट होम्स इन मल्टीपल डेकेड्स since pre-independence to right now. तो a lot of people have that insecurity कि जब तक हमारे पास हमारा घर नहीं रहेगा शहर के अंदर जहाँ पे resources और चीज़ें नहीं हो रही है, we won't be able to move up in life. So I look at this as, मुझे genuinely जंगल में जाके कोई ट्री हाउस में रहना है, but that is a lot of privilege that's reeking out of me कि मैं ये सब रिजेक्ट कर। गौतम बुद्ध बनने के लिए और वैसा एनलाइटन होने के लिए और चीज़ों को गिव अप करने के लिए आपके पास वो चीज़ें रहनी भी तो चाहिए। शायद उस समय में एक मोची को भी गौतम बुद्ध जैसा चीज़ें गिव अप करना था, बट उसके पास वो रिसोर्सेस ही नहीं थे। द फैक्ट दैट आई कैन टॉक अबाउट गिविंग अप इज माई प्रिविलेज। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव दैट प्रिविलेज। कोई बिहार का मजबूर मजदूर शायद मुंबई आना चाहता है बिकॉज वो चाहता है मेरी बेटी रात को सेफली ट्रैवल करे, मुझे काम मिले, यहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग रेगुलरली बन रही है तो मैं जाके ईंट लगा पाऊंगा। He will do everything in his power to have a पक्का मकान in Mumbai so that it makes sure he doesn't go back to his hometown. एक ही हल है कि लोग, अब गरीब लोग तो कम से कम बच्चे ना पैदा करें, नेक्स्ट जनरेशन स्लेव्स की ना पैदा की जाए। पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुकेश अंबानी के 3 बच्चे क्यों है? Why does he have the right to have 3 kids while we tell the poor? मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसका क्या नाम था, मेरे को नाम याद आएगा तो बताऊंगा, जिसमें लोग ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताया था कि गरीब के पास कोई रिसोर्स नहीं है एंड किड इज़ द ओनली रिसोर्स अ पुअर पर्सन हैज़। दिस इज़ द ओनली होप कि ये लोग बच्चा पैदा करके शायद हमारे लिए कुछ कर दे। अगर तुम गरीब से ये राइट भी ले लेगा, घर, अच्छा पानी, ये सब के अलावा, तो गरीब करेगा क्या? बिकॉज देर इज एन आर्ग्यूमेंट दैट resources are enough in the world, it's just that they have been gate kept.
इट्स नॉट दैट रिसोर्सेज की कमी है, इट्स देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स. तो तुम इन लोग को अगर 3 बच्चा अलाउ करे और इनको बोल रहे हो बच्चा मत पैदा करो, तो ये अनफेयर आर्ग्यूमेंट है. दिस इज व्हाट द डॉक्यूमेंट्री साइड. ये भी तो है ना कि जहाँ पर लोग हैं उन्हीं को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और उन्हीं के ऊपर सरकार बना करके आप एक मोनोपोली स्टेट बनाते हैं. तो भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में कितनी बातें करते हैं, और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है यूथ उसके साथ कर क्या रहे हैं. तो मुझे ये लगता है कि अगर आम आदमी, गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास और जो पुअर है, अगर वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्लेव्स ना सप्लाई करे अमीरों को, कॉरपोरेट्स को, तो ये लोग किस पर हुकूमत करेंगे. यू नीड पीपल टू रूल अपॉन. Yes, if there are no people, who will you rule upon? आप किसी रेगिस्तान में, आपको कोई बहुत बड़ा रेगिस्तान दे दिया जाए या कोई ऐसी जगह जहाँ इंसान ही नहीं है, आप रूल किस पर करोगे. फिर घर बनाओगे किसको, बेचोगे किसको. तो ये लोग नीड्स जनरेट कराते हैं क्योंकि पॉपुलेशन पैदा होती है, आती जाती है, और उस पॉपुलेशन की फिर नीड्स जब पहले तो वो बताते हैं कि तुम्हारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ये हम देंगे. आप इनसिक्योरिटी प्लान, आप इनसिक्योरिटी उनके अंदर डालते हैं और फिर उसको बाद उसको उसी पर एक्सप्लॉइट करते हैं. पता नहीं, ये बहुत कच्चा सा है मेरे मन में, मगर मैं सोचती हूँ कि गरीब आदमी अमीर से क्या बदला ले सकता है. वो यही कह सकता है कि हम तुम्हें गुलाम करने के लिए अपने कोख से पैदा करके बच्चा नहीं देंगे, पाल पोस के नहीं देंगे, जिसकी तुम हड्डी और जिसकी मेहनत, जिसको तुम अपने लिए इस्तेमाल करो और तुम अमीर बनो. अगर देखिए, मान लीजिए सोने का पहाड़ है एक, और लेबर नहीं है उस सोने को से कुछ भी बनाने के लिए, तो वो मिट्टी ही है. थोड़ी इसका मोटा बच्चा जाके खोदेगा. और अगर मिट्टी का भी पहाड़ है और लेबर है, तो कुम्हार का काम करके कुछ उसमें से बन जाएगा. लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूमन लेबर एड्स वैल्यू टू एवरीथिंग, अदरवाइज देयर इज नो वैल्यू इन एनीथिंग. चाहे वो शीशम की लकड़ी हो, चाहे वो सोने का पहाड़ हो, चाहे वो हीरा हो. हीरे को तराशा जाता है. बट लेबर और ओनर का इक्वल स्टेक रहना चाहिए. ये तो आप और मैं मानते हैं. जो लोग कैपिटलिज्म में मानते हैं, दे आर लाइक ये लोग मिनिमम वेज पे करना चाहिए, बिकॉज द ओनर गेट्स थिंग्स डन. The owner is who thinks of profit. मेरा यही सवाल है कि अगर प्रॉफिट को हम इस नज़र से देखते हैं, मैं बहुत बेवकूफ़ी की बात कर रही होंगी, आई एम श्योर, मगर मुझे जब ये दिखता है कि गरीब का बच्चा, जिस गरीब भी अपने बेटे के पैदा होने पे खुशी मनाता है ना, और फिर जब वो बिहार से निकल करके उस ट्रेन में बदबू में और ट्रेन से लटकते हुए मरते खपते हुए जब वो आता है जॉब करने, और जॉब में उसको बेसिक सैलरी भी नहीं मिल रही है, और उसके बाद वो प्रोटेस्ट करता है तो उसको गायब कर दिया जाता है, मारा पीटा जाता है बुरी तरह. इस मन्नत माने गए बेटे का क्या बना? ये क्यों आया इस दुनिया में? ये किसके ईगो को सेटिस्फाई करने, किसको खुशी देने आया था? मेरा ये सवाल है. तो अगर जो अभी आया नहीं, उसका दुख भी नहीं है. हाँ. उसका किसी भी तरह का दुख नहीं, उसके होने ना होने का दुख नहीं है. हाँ. उसके चोट लगने, उसके कत्ल होने, उसके गिर जाने, उसके मर जाने का दुख नहीं है. हाँ. मेरा ये कहना है कि गरीब आदमी अपने दुखों को कैसे कंट्रोल करे. अगर 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे का दुख है, और अगर बच्चा नहीं है तो कोई दुख नहीं है. अपना ही बुढ़ापा तो काटना है. एक बच्चा है तो और दुख है, क्योंकि अगर ये एक को भी कुछ हो गया तो क्या. तो अब आप मेरी बात समझ रहे हैं. मैं गरीब के पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ कि अगर गरीब लोग सप्लाई ही बंद कर दें गुलामों की, नेक्स्ट जनरेशन की, तो अमीर ज़्यादा क्या करेंगे और किस पर हुकूमत करेंगे. द आइडियल आर्ग्यूमेंट शुड बी कि अमीरों को सिखाओ ये एक्सप्लॉइटेशन है कि वो बंद कर सके, पर ये लोग नहीं सीख रहे हैं. वो द यूटोपियन आइडिया शुड बी कि ये लोग एक्सप्लॉइट करना बंद करें, और जैसा मुकेश अंबानी के 3 बच्चे, वैसे कोई बिहार के मजदूर के भी 3 बच्चे रहे. दैट शुड बी द आइडियल आर्ग्यूमेंट. बट अभी हाँ, काट दो, सप्लाई चेन काट दो, और क्या ही कर सकते हैं. Why get a kid ये आर्ग्यूमेंट मेरा बेबसी में रूटेड है, हेल्पलेसनेस में रूटेड है, which means that I have no hope left for the youth of this country. That is why I am saying this. I look at it this way, why get a kid into this world जहाँ पे अच्छा basic needs available नहीं है. पानी नहीं है, हवा नहीं है. आप देखो, ये लोग ने हर चीज़ में ऑन पर्पस फेलियर दिखा के उसे प्राइवेटाइज कर दिया. खराब पानी बिस्लरी, खराब हवा ये एयर प्योरीफायर बेचेंगे, खराब एजुकेशन ट्यूटोरियल,
कहीं तो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी, ये सब ग्राउंड वाउंड इन्होंने उड़ा दिए, उसके जगह टर्फ आ गए, तो आप जहाँ पे फ्री में हैंग आउट कर रहे थे अब वहाँ पे आप हैंग आउट करने के पैसे दे रहे हो. एवरीथिंग हैज बीन प्राइवेटाइज्ड राइट नाउ और गेटेड. और अगर आपके पास वो सुविधा फ्री में अवेलेबल है तो वो बहुत ही खराब कंडीशन में, विच कैन बी एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ ऑल्सो. शायद गार्डन का झूला इतना खराब है, उस पर इतना जंग लगा है, आपका पैर वैर लग जाएगा, खून निकलेगा. हवा इतनी खराब है, आपको कोई लंग प्रॉब्लम हो जाएगा. पानी खराब पियो, आप मर जाओगे, कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा. तो वाई गेट अ किड इनटू दिस वर्ल्ड वेयर गरीब आदमी भी प्यूरिफायर वाला पानी ही, वाटर प्यूरिफायर वाला पानी पीने के लिए मजबूर है. देखो पुनीत बोल रहा था, हमारे कॉमन फ्रेंड से हम बात कर रहे थे, जहाँ पे हमारा कॉमन फ्रेंड कॉमेडियन ने अपनी हाउस हेल्प को बोला तुम ये एयर प्योरीफायर लेके अपने घर पे लगा दो, यहाँ की हवा बहुत ख़राब है, अपने घर का थोड़ा हवा साफ़ करो. एंड शी वाज लाइक सर मैं लेके तो जाऊँगी पर हमारे घर पे बिजली ही नहीं आती है और हम इसका बिल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. I would rather breathe bad air than have a device that's better for me because it's out of my budget. Yeah. सप्लाई चेन काटनी पड़ेगी स्लेव्स की. But I think in general also we shouldn't have kids right now. Like regardless of where I am, I don't think I want to have kids. क्यों लाऊं मैं इस दुनिया में? अच्छा आप ये चलिए ये आर्गुमेंट हटा भी दीजिए. तो उसकी सेफ्टी का जो सवाल है, भाई बलात्कार नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? लड़कों का भी हो रहा है, लड़कियों का भी हो रहा है, बूढ़ों का भी हो रहा है, बूढ़ी महिलाओं का भी हो रहा है, बच्चियों का भी हो रहा है दूध पीती. तो आप ये बताइए कि ये एज अ न्यू पेरेंट आप कितना एंजाइटी में रहेंगे हमेशा. हाँ, और फिर ये ना कि आप अपने बच्चे को हमेशा सेफ रहने के लिए या तो आपके पास 24 घंटा ड्राइवर रहे, बट ड्राइवर ऑल्सो डजंट गारंटी एनीथिंग. तो आप बच्चे को फ़ोन दोगे, तो बच्चा ADHD के साथ ग्रो अप होएगा. यू गेट इट. देयर इज नो राइट वे टू पेरेंटिंग राइट नाउ. कुछ है ही नहीं, वे आउट ही नहीं है ना. देयर इज नो वे आउट. या तो आप एंग्शियस रहो या तो आप बच्चे को फोन वोन दो जिससे बच्चे को इवेंचुअली एंग्जाइटी. और जब आप अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए एंग्शियस रहते हैं, यू ट्रांसफर दैट एंग्जाइटी टू द किड आल्सो. वो भी परपेचुअली एंग्शियस है क्योंकि उसको पता है माय पेरेंट्स आर एंग्शियस बिकॉज ऑफ मी. सो ही अंडरस्टैंड्स दैट देयर इज अ डेंजर लर्किंग अराउंड. आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट देयर इज अ डेंजर. So anxiety is there. And the more you keep the kid under surveillance, the more the kid realizes his invasion of privacy and he starts doing things behind your back. Agree. अगर आपके पास बच्चे का लोकेशन है तो बच्चा चुप चुप के दूसरा फ़ोन खरीदेगा, ये फ़ोन कहीं छुपाएगा और वो फ़ोन लेके फिर बाहर पार्टी करने जाएगा. आई नो फ्रेंड्स हु हैव डन दिस. कि अगर माँ बाप ने लोकेशन चेक किया तो माँ बाप को दिखे बेडरूम में ही है क्योंकि ये वाला फ़ोन बेडरूम में ही है, पर उस रात को स्नीक आउट करके दूसरा फ़ोन लेके निकल गया और फिर वो बच्चे के साथ कुछ हो गया तो माँ बाप को खुद को गिल्ट रहेगी हमने बच्चे के साथ सर्वेलेंस क्यों किया. हु इज़ रॉन्ग ओवर हियर? तो आप मुझसे एग्री नहीं कर रहे हैं एंटीनेटलिज्म पर, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप सोचिए इस बारे में. और नहीं मैं तो बोल रहा हूँ बच्चा नहीं करना चाहिए. मैं बस बोल रहा हूँ किसी को नहीं करना चाहिए, बस गरीब क्यों, किसी को नहीं करना चाहिए. नहीं, अमीर लोग मर जाएंगे बिना गुलामों के. हाँ. एक अमीर आदमी को 10 गरीब आदमी लगते हैं जिंदा रहने के लिए. रेगुलर अमीर आदमी को, मैं बड़े वालों की बात नहीं कर रही जिनको हजार की फ्लीट चाहिए नौकरों की. मैंने ऐसे घरों के बारे में सुना है जहाँ पे 600 लोग काम करते हैं, है ना. 600 लोग. हाँ. उतना में दंगे कराए जा सकते हैं. मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो रेगुलर अमीर है, जो हमारे पड़ोस में कहीं रह रहा होगा, उसकी बात कर रही हूँ. हाँ. तो अगर एम्पैथी नहीं है, सिंपैथी नहीं है, एम्पैथी तो होगी कैसे. तो दिस इज़ द ओनली वे कि कट ऑफ द सप्लाई चेन ऑफ स्लेव्स. कर लो, किस पर हुकूमत करोगे, किस पर लाठी भांजोगे. कौन बैठेगा एग्ज़ाम में चपरासी के और वो भी नहीं मिलेगी नौकरी. हाँ, फिर खुद का बाथरूम खुद ही धोना होगा. हाँ, कुछ तो होना, कुछ तो गरीब ही सोचे ना अपने बारे में. अमीर नहीं सोच रहा है, ताकतवर नहीं सोच रहा है, जो शासन कर रहा है वो नहीं सोच रहा है. वो तो क्यों ही सोचेगा. कोई भी अपना प्रिविलेज काटने का क्यों सोचेगा. लोग अपना ऑपरेशन काटने का सोचते हैं, प्रिविलेज काटने का तो कोई नहीं सोचता है. तो उनको ये हवस है कि हम और ज़्यादा इम्पीरियस हो जाएं और ज़्यादा लोगों पर हुकूमत करें और ज़्यादा लोग हमसे डरें. इट्स एन एस्पिरेशनल थिंग टू हैव अ 24/7 हाउस हेल्प. कि आप किसी को अपने घर पे सुलाते हो और आप कभी भी इससे काम कराते हो. दिस इज एन एस्पिरेशनल थिंग इन आवर कंट्री. थिंक अबाउट इट. कि आप रात के 2 बजे घर पे आए, शराब वराब पी के आप बोल रहे हो चलो सैंडविच बना, मुझे कार्ब्स चाहिए कि कल सुबह हैंगओवर ना हो, तो मैंने इसके लिए एक आदमी रखा जो मुझे रात को बर्गर बना के दे देगा. दिस इज स्लेवरी. मैं इतनी देर से यही कह रही हूँ. नहीं मैं तो अग्री कर ही रहा हूँ. दिस इज स्लेवरी.
दिस तो इज 100%. आई हैव फ्रेंड्स हु हैव दिस. आई हैव अ फ्रेंड जिसके घर उसके हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं। he has a doorbell in his house. वो बटन दबाए तो a lady comes and he just orders whatever. This ये तो मतलब this is the मुगल emperor version of ये वही है कि आप कुछ आवाज करो और कोई आ जाए. मुगल्स और एनी किंग वर नॉट दैट प्रिविलेज। अभी जो प्रिविलेज है, अभी जिस एयरप्लेन पे हमारे जी चलते हैं, जिस तरह का मशरूम वो खाते हैं, जिस तरह का क्या 16,000 रुपए किलो ऐसा ही कुछ फेशियल है? उनका हो रहा है, जिस तरह की सेवाएं उनको मिल रही हैं, कोई बादशाह, कोई राजा महाराजा ये इसको जान ही नहीं सकता था। हाँ, ये लोग ने एक तो हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करके रखा है. मैं थोड़े दिन पहले अय्याश लगते हैं ना, हर राजा महाराजा को अय्याश बताया है। नहीं, आपको पता है बाबर ने 4 ही साल रूल किया था. ऐसा नहीं पता। एग्जैक्टली बाबर ने बस 4 ही साल रूल किया था. आई नेवर काउंटेड दैट, मतलब मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में। बिकॉज आई वाज लाइक अगर इसने इतना गलत काम किया तो कितना साल राज किया. आई वाज थिंकिंग 50 कुछ रहेगा. आई थिंक बाबर हैज ओनली रूल्ड फॉर सम 4 years. वाह, इस नज़र से भी देखना चाहिए। आप देखो, आप देयर इज वन मुगल एम्परर, जहांगीर, हुमायूं, अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 6 में से कोई तो एक जन है जो जुलाब की वजह से मरा था, एक सीढ़ी से गिर के मरा था. ये लोग जो दिखाते ना कि ओ डेविल, अरे भाई ये लोग बहुत बेसिक इंसान लोग थे. वो टाइम पे लाइफ स्पैन 40 का हुआ करता था. ये लोग बहुत बेसिक तरीके से मरे थे. और इनकी जिंदगी में बहुत मेहनत थी। हाँ, इनकी मेहनत करते थे ये लोग। ये जंग जब लड़ते थे तो ये भी जाते थे, लड़ते थे। हाँ. अभी की तरह नहीं है कि गरीब का बेटा जा रहा है 18,000 20,000 की नौकरी करने के लिए, उसको आपने बना दिया है अग्निवीर और आप बैठे हुए हैं। जिस दिन नेता का बेटा और कॉर्पोरेट हॉन्चो का बेटा जाएगा ना, उस दिन कभी कोई वॉर होगी ही नहीं। जिस दिन नेतन्याहू का बेटा फ्लोरिडा में मस्ती करने के बजाय लड़ेगा जाके, उस दिन नहीं होगी वॉर. उस दिन वॉर कोई नेता का बेटा वॉर में नहीं मरता है. नहीं, कोई नेता का बेटा कभी वॉर में नहीं मरेगा. कॉर्पोरेट का भी नहीं बनता। हाँ, कोई कॉर्पोरेट गरीब का बेटा मरता है। हाँ, इनके बच्चे बराबर पेज 3 की पार्टी में दिखते हैं. ये लोग हिस्ट्री फैक्ट्स बस सब डिस्टॉर्ट करते हैं. दे केप्ट अस वेरी बिजी. मैं थोड़े दिन पहले सोचा था, दे ओनली टॉक अबाउट मुगल एंड ब्रिटिश बिकॉज दैट्स वेयर दे कैन बी लाइक देखो हम अच्छे. द मोमेंट यू कीप गोइंग बिहाइंड प्रीवियस बिफोर टू मुगल इन्वेजन, तभी तो हम ही लोग आपस में लड़ रहे थे ना, बिकॉज कोई हम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. यू गेट इट. एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा के साथ लड़ाई कर रहा था बिकॉज कैप्चरिंग ऑफ रिसोर्सेज. तो मुगल भी तो मुसलमानों से ही लड़े। हाँ, अरे बट कौन समझाएगा इन लोग को. कैप्चरिंग ऑफ रिसोर्सेज इज हाउ एन एम्पायर ग्रू. या दैट्स वेरी बेसिक. या तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन यू आर फ्रॉम, यू विल फाइट द अदर पर्सन टू इंक्रीज योर एम्पायर. बिल्कुल। और जो राजा लड़ता नहीं था उसका इन्वेट कर लिया जाता था, कोई और आके उसको हड़प लेता था. तो परपेचुअल वॉर Which is why they talk about Mughals and British, because वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, गोरा, हम लोग ये सब किया जा सकता है. The othering can be done and you can unify us. वहाँ पे वो कास्ट वाला एंगल नहीं आएगा, वहाँ पे रिलीजन वाला एंगल आएगा. दिस इज, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसमें लिखा है दिस इज कॉल्ड मंडल वर्सेस कमंडल पॉलिटिक्स. देयर इज अ टर्म फॉर दिस. मेरे को नहीं पता, मेरे को बुक से पता चला. एनी टाइम यू हैव टू यूनिफाई हिंदूज एंड नॉट मेक देम रियलाइज कि हम लोग कास्ट हायरार्की में डिवाइडेड है, यू फाइंड अ न्यूअर एनिमी. तुम बोलो कि ये कर रहा है तो मुगल गलत है, ब्रिटिश गलत है, इसीलिए उसके पहले तुम जाओ तो फटाक से कास्ट वास्ट दिख जाएगा ना, पता चल जाएगा कांच पिघला के कान में डालता था, ये सब करता था. तो ये दिस दे हैव केप्ट अस वेरी बिजी लाइक दिस. वो कट ऑफ डेट उनकी वही है हिस्ट्री की. हिस्ट्री उसके पीछे की मत पढ़ो. क्या ये लोगों को क्या ढंग से हिस्ट्री के बारे में पता है? गौतम के बारे में पूछो, बुद्धा छोड़ के अडानी के बारे में बताएंगे ये लोग. ये क्या है इन लोगों को, ये लोग के भरोसे हम लोग हिस्ट्री डिबेट करते हैं. फ्यूचर बड़ा ब्लीक है, हिस्ट्री छोड़िए. हाँ, मतलब हिस्ट्री तो ब्लर कर दी है, फ्यूचर भी ब्लीक है. बट ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी कुछ तो होप दे रहा है. 20 million फॉलोअर्स इन अ वीक वाज. बट दैट इज वेरी इजी टू फॉलो कॉकरोच जनता पार्टी एंड बीजेपी बोथ. That's true actually. A follow doesn't mean much. But the fact that so many people were willingly following, मतलब देश में 2 करोड़ लोग तो है जो लोग एक्टिवली चाहते हैं कि भाई हटाओ ये सरकार को. बहुत कॉकरोच जनता पार्टी को तो बूढ़े भी फॉलो कर रहे हैं. ऐसा नहीं सिर्फ यूथ फॉलो कर रहे हैं. लेकिन उन बुड्ढों ने तो पहले किसी और को, यहाँ तक जो हालात बने हैं वो उन्हीं की वजह से बने हैं. अभी नीट एस्पिरेंट्स के माँ बाप कुछ भी बोलें. हाँ, एक टाइम पे इन्होंने शायद इसी पार्टी को वोट दी. बट ठीक है, ये लोग तो विक्टिम हो गए. ये लोग भोले विक्टिम्स है. दैट्स हाउ आई लुक एट देम. नहीं, मुझे नहीं लगता ये लोग भोले विक्टिम्स हैं. उनको ये था, उनको लगता था लाइफ इज सो सेगमेंटेड बाय, हैव बीन सेगमेंटेड बाय दीज पीपल कि हमारे दुख
ये सारे दुख हमारे हिस्से नहीं आने वाले हैं। उनको ये लगता था कि ये मुसलमानों की लिंचिंग, मुसलमानों की बुलडोजिंग एक चीज़ है, और हमारे एग्ज़ाम्स सही होते रहेंगे हमारे बच्चे के, और हमारे बच्चे को फिर नौकरी भी सही मिलती रहेगी। ये हिस्सा मोदी जी ठीक रखेंगे, सिर्फ मुसलमानों की चूड़ी टाइट की जाएगी। उनका ये पक्का यकीन था। अभी इतने वीडियोस आते हैं कि वो खुद ही कह रहे होते हैं बेचारे कि हमने इनको वोट दिया ये सोच करके कि ये तो हिंदुओं की पार्टी है। तो ये तो उनके मन में था ना कि उनके साथ बुरा नहीं होगा। मैं थोड़ा 1-2 दिन पहले स्टेज पे जोक कर रहा था कि इससे अच्छा मदरसा में ही पढ़ लेते, उनकी एग्जाम तो होती है। बात तो ठीक है, कम से कम उनकी तो होती है। चलो, सम रे ऑफ होप। उन्हीं को बोलते हैं कि नीट करा दो। हाँ। वैसे चेन्नई के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने बोला था कि नीट को उन्होंने अपोज किया था कि नेशनल टेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर सोचिए नेशनल नहीं होता और हर स्टेट का, चाहे सिलेबस एक होता, हर स्टेट का अपना सिस्टम होता और वो टेस्ट ले रहा होता, तो ये जो ऑल इंडिया फेल्योर है ये तो नहीं होता। अगर है ना, कहीं तो कुछ सही काम कर रहा होता। लेकिन ये जो ऑब्सेशन है हर चीज़ को सेंट्रलाइज करने का, मनरेगा को सेंट्रलाइज कर दो, हर एग्ज़ाम को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, हर चीज़ को, सीबीएसई को के पेपर्स के बाद जो आपको एडमिशन लेना था यूनिवर्सिटी में उसको भी सेंट्रलाइज कर। तो आप से सोचिए कि इतना सेंट्रलाइजेशन क्यों हो रहा है जब कुछ, और फिर आपसे संभलता भी नहीं आप। और मेरे यहाँ एक गेस्ट आए थे जो युवा हल्ला बोल के वो हैं जिन्होंने इसको शुरू किया, अनुपम। आई नो, हाँ ना, हाँ, अनुपम जो लोग बिहार से कांग्रेस से इलेक्शन लड़े थे। यस। नहीं, इलेक्शन नहीं लड़े वो। उन्होंने ये कहा कि ये जो लीक हुई है ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर सारे पेपर लीक हो जाएं तो फिर लीक होना ही बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्ट कर रहा लाखों रुपया इस काम में और हर बार उसको घाटा हो रहा है, तो फिर वो अगली बार करेगा ही क्यों? इसका मतलब ये है कि सिर्फ छोटा सा परसेंटेज है जो हमें पता चलता है कि लीक हुआ, और जो बाकी के जो लीक हो करके बेईमानी से जो लोग दे रहे हैं एग्ज़ाम और नौकरी पा रहे हैं, वो कामयाब सिस्टम है। तो पेपर लीक इज़ अ कामयाब सिस्टम, दैट इज़ वाई इट्स हैपनिंग। इफ़ इट वर to, if every paper that is being leaked comes to public view, yes, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। yes, that is very interesting. आप सोचिए क्या हो रहा है। मतलब डिजर्विंग लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है। दिस कैन ऑल्सो बी सेड कि पेपर लीक ऑन पर्पस पकड़ाया गया है कि बाकी के पेपर ये बाद में जो नीचे हो रहा है कभी न्यूज़ में डिस्कस ना किया जाए। दिस इज लाइक अ स्केपगोट थिंग कि चलो तुम ये पकड़ो, इसका कुछ करो, बाकी ये सबको हाथ मत लगाओ। दैट कैन ऑल्सो बी द आर्ग्यूमेंट। पता नहीं, मगर सीबीएसई के बच्चों को तक को इन्होंने छुरा घोंप दिया, उन तक का एग्जाम बर्बाद कर दिया। ये सोचिए आप, दे आर जस्ट किड्स। साल भर सरकार को उनकी मेंटल हेल्थ खराब करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए। या आई डोंट नो हाउ विल दे डील विद इट। आई डोंट नो। कोई अच्छी बात है, कर लें। है कुछ? क्या है, किस बारे में, किसे गाली दे सकते हैं हम? मुसलमान दे दीजिए। क्या हुआ वो टीसीएस वाले केस का? नहीं, वो तो खत्म हो गया। वो उस वक्त कुछ और हो रहा था, तो उस वजह से टीसीएस को सामने लाया गया था। हाँ, बट फिर वो लड़की को अरेस्ट किया। ग्रेव वाज हैपनिंग, तो इसलिए टीसीएस को एज अ कर्टन तो यूज किया गया था। समथिंग वेरी ग्रेव। बट दे फाइनली अरेस्टेड दैट लेडी, द मुस्लिम लेडी। अच्छा, या आफ्टर 3 weeks ऑफ बीइंग अब्सकॉन्डिंग, पहले उसके हस्बैंड को अरेस्ट किया या हस्बैंड को इंटरोगेशन के लिए बुलाया, फोन टैप किया, कुछ तो किया था, एंड देन देयर वाज फुटेज ऑफ हर गेटिंग अरेस्टेड। और हर प्रेगनेंसी वॉज इन एडवांस स्टेज। पता नहीं क्या हुआ, पता ही नहीं। हर 6 महीने में कोई कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा है, बताओ। और भारत जैसे देश में इस समय कन्वर्ट कराएगा कौन, और कोई करेगा क्यों? इतना डिसएडवांटेज है मुसलमान होने का, लिंच हो सकते हो। मैं ये स्टेज पे ही कर रहा हूँ कि ऐसा क्या आर्ग्यूमेंट है जो सुन के हिंदू लोग बोल रहे हैं, व्हाट अ टाइम टू बी मुस्लिम, माय गॉड, आई डोंट वांट टू गिव आउट ऑन दीस पर्क्स। मतलब आप सोचिए, भारत में मुसलमान होने का फायदा ही क्या है जो आपको कन्वर्ट हो जाएगा। और ये लोग हमेशा ना
यही सब एक्सक्यूजेस है। 4 शादी करने मिलेगी, 72 हूरे मिलेंगे, क्योंकि ये लोग का मेंटालिटी उधर ही है। ये लोग तो छिछोरा अगर जो लोग लोग हैं। ये कहते हैं 72 हूले मिलेंगी, इसका मतलब वो मुस्लिम आइडिया ऑफ आफ्टर लाइफ को यकीन करते हैं। इसका मतलब वो ऑलरेडी इस्लाम में यकीन करते हैं, उन औरतों के चक्कर में, हूरों के चक्कर में। ऑल्सो थिंक अबाउट इट दिस वे, अगर एक आदमी मरने के बाद 72 औरतें मिलेंगी, इसीलिए अभी धर्म छोड़ने को रेडी और कन्वर्ट करने को रेडी है, तो प्रॉब्लम स्कीम में कि आदमी में है? सच में ये तो प्रॉब्लम आदमी में है ना, स्कीम में नहीं है। जब भी फेयर एंड लवली बोलता है तुम क्रीम लगाओ तुम्हें लड़की मिलेगी, और तुम क्रीम लगा के लेडीज बाथरूम के बाहर खड़े रह गया, तो उसमें फेयर एंड लवली गलत कि तुम गलत हुए ना? तो इस्लाम पे क्यों नहीं दिमाग चलता है? ये बेसिकली इस्लामोफोबिया नॉर्मलाइज क्यों कर दिया है? इसमें तो आदमी को रिस्पॉन्सिबल ठहराओ ना, कि ये औरतों के लिए कुछ भी करने को क्यों रेडी है? मरने के बाद 72 औरतें मिलेंगी, वो भी वर्जिन, इसीलिए तुम अभी धर्म छोड़ रहा है। तो तुम क्वेश्चन में रहना चाहिए। स्कीम तो कुछ भी बेचेगा दोस्त। ये क्या छिछोरा माइंडसेट है इन लोग का, और बेसिक रैशनल क्वेश्चनिंग नहीं है इन लोग के पास। कुछ बोला तो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। वो जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ ना, वो बुक में एक बहुत फनी चीज़ है कि इन लोग ने कोई तो सिख लोगों का फ्लैग यूज़ किया था फार्मर्स प्रोटेस्ट में, और ये अपने संगी मीडिया ने बता दिया ये खालिस्तानी फ्लैग है। तो पहला पंजाबी लोग यही बोल रहा था कि नहीं दोस्त ये हमारा फ्लैग है, तुमको समझता नहीं है। तो ये पहले भी हो चुका है। जो मुसलमान लोग जिस हरे झंडे को अपना हरा झंडा कहते हैं, वो मुस्लिम हरा झंडा है, उसको ये लोग पाकिस्तानी झंडा समझते हैं। अरे इट्स अबाउट मून एंड स्टार, बिकॉज द रिलीजन बिलीव्स इन मून एंड स्टार। ये पाकिस्तान का झंडा नहीं है, पाकिस्तान का झंडा इस्लामिक झंडा है। ये इन लोग को कौन समझाए? कौन से कंट्री का रेड वाला झंडा है जिसपे मून और स्टार है ना? तो इट्स इस्लामिक सिंबलिज्म। यस, इट्स इस्लामिक सिंबलिज्म। अभी कहीं पे भी चांद और तारे देख के बोल देता है पाकिस्तान का झंडा है। और ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है डिबंक करने के लिए। ना तो मैं मुसलमान हूँ और ना तो मैं कोई पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल हूँ। ये तो बेसिक 1 + 1 2, ये तो तुम थोड़ा पढ़ोगे समझ जाएगा। ऊपर वाला दुश्मन दे तो इंटेलिजेंट दे, ऐसे बेवकूफ ना दे। हाँ, कम से कम लॉजिक और डिबेट में तो माने कि तुम गलत है, तो हम समझा तो सके। ये लोग वो यार्डस्टिक में ही नहीं मानते हैं। अगर दोनों का पॉइंट ऑफ डिपार्चर ही अलग है तो तुम समझाएगा इसको कैसा गलत है। हाँ, कमाल है। अगर तुम मानता ही साउंड वेव से वायरस जाता है तुम बर्तन बजाने वालों में से, तो क्या बोले। अच्छा बताइए, अगर ये एग्ज़ाम्स को ख़त्म कर दें, यूथ के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो ख़त्म कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो इन लोगों का जो फॉर्म भर के इतने, अब तो हज़ारों रुपए के फॉर्म्स, कुछ बहुत महंगे फॉर्म्स हैं, और उन्हीं से वो इतना निकाल लेते हैं कि जितने लोगों को जॉब देंगे ना, उनको जितने दिन सैलरी देंगे उतना पैसा वो फॉर्म से निकाल लेते हैं। यू नो देयर इज़ अ मैथमेटिक्स कि मान लीजिए उन्होंने 10 नौकरियां का फॉर्म बेचा, हाँ। और वो कुछ लाख लोगों ने ख़रीदा, ठीक है, उसमें उन्होंने ड्राफ्ट लगाया, सब हो गया। तो नौकरी जब अगर देनी है 10 लोगों को, तो वो जो 10 लोगों को नौकरी देनी है, उनको उनकी पूरी नौकरी की जो वो है अमाउंट है, वो फॉर्म से आ जाता है। और ये तब है जब देनी है, जब देनी ही नहीं है तो ये पूरा पैसा जेब में चले गया। हाँ, और फिर उसमें ये भी होता है कि एक बार फॉर्म निकाला, फिर किसी से कोर्ट केस करवा दिया कि ये इसमें ये असंगति है, इसमें ये परेशानी है, तो फिर वो दोबारा फॉर्म भरा जाता है। तो एक ही पोस्ट के लिए कई बार फॉर्म भरे गए हैं। ऐसा भी हुआ। ये नीट के एग्जाम के लिए भी आई एम श्योर स्टूडेंट लोग मल्टीपल टाइम्स फॉर्म भरेंगे। और फिर आप उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर वो इतना दूर रखते हैं कि उनको ट्रेन का किराया ये सब, तो घाटे की ट्रेन भी फ़ायदे में हो जाती है। सोचिए जो जिस सेक्टर पे नहीं भी है कमाई, वहाँ पर भी हाँ। आप ऐसी जगह पर रख सकते हो। तो एक ये अपने आप में एक इकोनॉमी है जो हम लोगों को नहीं। तो हम कहते हैं कि भाई अपने ही फेवरेट लोगों को चुन करके तुम नौकरी दे दो। सबका पैसा क्यों बर्बाद करना, सबका टाइम क्यों बर्बाद करना। ये लोग जो 2 साल 3 साल पढ़ाई कर रहे हैं, ये अगर पहले ही दिन से कोई मैकेनिक का जॉब, कोई प्लम्बिंग, कारपेंट्री कुछ सीखते तो अभी कुछ कमाने ही लग जाते। हाँ, नहीं भी कमाए तो सुसाइड तो नहीं करते थे। हाँ, ये तो बच जाता था। और मैं प्लीज अभी सोच रहा था कि मैं अपना जाके लॉ खत्म कर लूं, बट ये देख के तो अच्छा ये मैं ड्रॉप आउट हूँ। नहीं, कर लीजिए आप खत्म। मैं एक्चुअली कंसिडर कर रहा हूँ, इनका केस लड़िएगा। मैं एक्चुअली सोचा था मैं लॉ पढ़ूं कि ऐसे किसी की हेल्प करने मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो कोई तो लड़े इन लोग के लिए। आई एम श्योर लोग लड़ रहे हैं, मेरी मदद की जरूरत नहीं है, बट अच्छी बात नहीं है क्लोज करने के लिए ना। हाँ, दैट मुस्लिम थिंग वाज वेरी फनी। थैंक यू मासूम, आते रहिए, मिलते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हम लोग रेंटिंग करते रहेंगे। यस, डन।
आई विल सी यू सून नेक्स्ट मंथ। मेरे को लगता है मैं हर दूसरे तीसरे महीने आ ही जाता हूँ।